on this platform. Students, जल्दी से लेक्चर को आप शेयर कर लीजिए. पेडागोजी हम शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपका HPSC PGT का जो एग्ज़ाम है, जो आपका साइकोलॉजिकल सेक्शन आना है, उसमें जो शिक्षण शास्त्र या पेडागोजी का केस है वो मैक्सिमम आपको इस लेक्चर से मिल जाएगा. होप फॉर बेस्ट एंड बेस्ट विशेज फॉर योर प्रिपरेशन. स्टार्ट करते हैं पेडागोजी. जल्दी से लेक्चर को शेयर कर लीजिए. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स. पेडागोजी शिक्षण शास्त्र, ध्यान दीजिए प्लीज. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, सीन क्या है. ये आपके पास एक क्या है, इंग्लिश वर्ड है. पेडागोजी क्या है, आपके पास एक प्रकार की इंग्लिश टर्म है. ये है जी इंग्लिश टर्म. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा. ये टर्म आपके पास जो ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है. ये टर्म ग्रीक लैंग्वेज से ली गई है. ग्रीक का एक शब्द है पेडागोगस. इस शब्द से ली गई है. ये एक फ्रेंच वर्ड से लिया गया है. पेडागोजी शब्द एक फ्रेंच शब्द से भी लिया गया है. पेडागोजी. अब इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग ये है कि ये जो आपके पास पेडागोगस है, ये टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है. पेडोस प्लस एगोगस. पेडोस प्लस एगोगस. ये जो पेडोस है, इसका मीनिंग क्या है. इसका मीनिंग है चाइल्ड. और एगोगस का मीनिंग है लीडर. एगोगस का मीनिंग है लीडर. तो इस पेडागोजी का मीनिंग क्या होता है आपके पास. पेडागोजी का वर्बल मीनिंग आपके पास निकल के आता है टू लीड ए चाइल्ड. टू लीड ए चाइल्ड. इसका मीनिंग आपके पास क्या है, टू लीड ए चाइल्ड. पेडागोजी का वर्बल मीनिंग क्या है, टू लीड ए चाइल्ड. क्वेश्चनराइजिंग कैसे होता है. क्वेश्चनराइजिंग का सीन ये है कि जी पेडागोजी शब्द ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है, या पेडागोजी शब्द लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है. लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया, पेडागोजी से लिया गया. ग्रीक भाषा के कौन से, पेडागोगस से लिया गया. पेडागोगस टू पार्ट से मिलकर बना हुआ है. पेडोस प्लस एगोगस. पेडोस का मीनिंग होता है चाइल्ड, एगोगस का मीनिंग होता है लीडर. तो पेडागोजी का आपके पास वर्बल मीनिंग बनता है टू लीड ए चाइल्ड. ठीक है. और अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ग्रीक लैंग्वेज में, अगर बात की जाए ग्रीक लैंग्वेज में पेडोस शब्द का मीनिंग क्या है, तो वैसे तो मैंने आपको बताया कि चाइल्ड मीनिंग है इसका, लेकिन फिर भी अगर स्पेशलाइजेशन की बात की जाए तो स्पेशलाइजेशन की अगर बात करेंगे तो पेडोस का मीनिंग बॉय होता है. इसका मीनिंग बॉय होता है. अगर एक ऑप्शन दे दिया जाए पेडागोजी का मीनिंग, पेडागोजी का मीनिंग अगर आपसे पूछ लिया जाता है, एक ऑप्शन दे दिया जाता है टू लीड ए चाइल्ड. व्हाट इज वर्बल मीनिंग ऑफ पेडागोजी. व्हाट इज वर्बल मीनिंग ऑफ पेडागोजी. एक ऑप्शन दे दिया टू लीड ए चाइल्ड, एक ऑप्शन दे दिया टू लीड ए बॉय. तो उस टाइम आंसर डियर स्टूडेंट कौन सा जाएगा, उस टाइम आंसर टू लीड ए बॉय जाएगा. क्योंकि पेडोस शब्द का जो वर्बल मीनिंग आपके पास है ग्रीन भाषा में, वो क्या है, बॉय के लिए होता है, मेल बेबी के लिए होता है ये. ठीक है. तो मीन्स क्या है कि टू लीड ए बॉय. अगर ऑप्शन में टू लीड ए बॉय नहीं है तो आपका आंसर क्या है, टू लीड ए चाइल्ड. ये आपके पास पेडागोजी है. अब टू लीड ए चाइल्ड का मीनिंग क्या है, ध्यान दीजिए. टू लीड ए चाइल्ड, इसका मीनिंग क्या है. इस चीज को हम कैसे समझें. इस चीज को हम ये समझेंगे कि स्पर्म और ओवा से जो जाइगोट बना है, स्पर्म और ओवा से जो जाइगोट बन गया, शुक्राणु और अंडाणु के मेल से युग्मज बन गया, उस युग्मज से ठीक है एम्ब्रियो बन गया. मीन्स आप इसको साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करें तो एक चाइल्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है. यहाँ पे एक चाइल्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुकी है. अब इस चाइल्ड को लीड करना है. इस चाइल्ड को लीड कैसे करना है, अब इसको नेचर एंड नर्चर प्रोवाइड कराना है. अब इसको नेचर
एंड नर्चर प्रोवाइड कराना है। नेचर एंड नर्चर, नेचर का मतलब प्रकृति, नर्चर का मतलब पोषण, ठीक है। नर्चर का मतलब क्या होता है, पोषण, और नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति। नेचर एंड नर्चर, इसको ये चीजें प्रोवाइड करानी है। इसको एक प्रॉपर मतलब फूड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराने हैं, प्रॉपर फूड कंपोनेंट्स प्रोवाइड कराने हैं इसे, और इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। और अब जब इस बच्चे का जन्म हो जाएगा, जब इस बच्चे का बर्थ हो जाएगा, तो ये मान लिया गया कि बर्थ के टाइम इस बच्चे में कुछ बाय बर्थ जो है क्वालिटीज हैं, इस बच्चे में कुछ बाय बर्थ क्वालिटीज हैं, इसमें कुछ जन्मजात गुण हैं, बच्चे के अंदर कुछ जन्मजात गुण है, ये पैदा हुआ है इसमें कुछ जन्मजात गुण है। अब ये बच्चा जब पैदा हुआ है तो ये इस एनवायरनमेंट से कुछ क्वालिटीज सीखेगा, पैदा होने के बाद ये वातावरण से कुछ क्वालिटीज सीखेगा, कुछ गुण सीखेगा। तो ये जो वातावरण से गुण सीखेगा, उन गुणों को स्वाभाविक बनाना है। पेडागोजी हमें क्या कहती है कि जो ये वातावरण से सीखेगा, मतलब अक्वायर्ड ट्रेट्स जिसको बोला गया है, इनको बोल दिया इननेट ट्रेट्स। जो इननेट क्वालिटी जो इसके अंदर जन्मजात है, वो क्या है, इननेट क्वालिटी जो इस बच्चे में जन्मजात हैं। और ये जो है एनवायरनमेंट से सीखेगा, उसको बोल दिया अक्वायर्ड। ये मतलब वातावरण से सीखेगा, बाह्य रूप से सीखेगा। तो जो ये बाह्य रूप से सीखेगा, मतलब ये इसको इस प्रकार से सिखानी है कि इस बच्चे के स्वभाव में ढल जाएं, इस बच्चे के स्वभाव में ढल जाएं। तो यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शन बनते हैं, जो दोनों तीनों ही ठीक होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम में कौन सा दिया हुआ है। मतलब बाह्य गुणों को स्वाभाविक बनाना है, पहला केस। आंतरिक और बाह्य, आंतरिक मतलब बाय बर्थ, आंतरिक का मीनिंग क्या है यहाँ पे, बाय बर्थ। आंतरिक और बाह्य जो है उन गुणों में क्या करना है, कोरिलेशन बनाना है। आंतरिक और बाह्य क्वालिटी के अंदर कोरिलेशन बनाना है, मतलब इस टाइप से इस बच्चे को लीड करना है, टू लीड ए चाइल्ड। ये आपके पास पेडागोजी का केस बनता है। और ध्यान दीजिए दोबारा से, मान लीजिए मैं पेडागोजी की बात करूं, तो इस पेडागोजी में अपने पास मतलब 3 मेन पार्ट बनते हैं। 3 मेन पार्ट यहां पे हैं क्या, एक तो ये स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का कोरिलेशन कैसे कैसे बनेगा, इस स्टूडेंट का कोरिलेशन किस किस के साथ बनना है, इस स्टूडेंट की इंटरेक्शन किस किस के साथ बननी है, आकर्षण किस किस के साथ होना है। एक तो टीचर के साथ होना है, अब ये भी कह सकते हो आप कि इसका आकर्षण क्लासमेट्स के साथ भी होना है। मतलब इंटरेक्शन किस किस के साथ कर रहा है, ये टीचर के साथ, क्लासमेट के साथ और पेरेंट्स के साथ। या आप ये कह सकते हो कि पेरेंट्स के साथ करेगा तो ये अपने जो है सिबलिंग्स के साथ भी, सिबलिंग्स मतलब एक ही कपल के बच्चे, ये जो है उनके साथ भी इंटरेक्शन करेगा। तो यहां से तो एक वर्ड उठा दिया पेरेंट्स, और यहां से एक वर्ड उठा दिया टीचर। इस चीज को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी इस टीचर की होगी। यहां से जो क्वालिटीज ये बच्चा सीखेगा, यहां से जो क्वालिटी सीखेगा, इनको कंट्रोल करने की जिम्मेवारी इस टीचर की बन गई है। इस साइड से पेरेंट्स बना दिए हैं, तो जी 3 पार्ट इसके बना दिए हमने, एक पेरेंट्स, सेकंड स्टूडेंट और थर्ड टीचर। ठीक, अभिभावक, बच्चा और माता पिता, मतलब अभिभावक, बच्चा और अध्यापक, ये 3 पार्ट यहाँ पे बना दिए गए हैं। अब ये बच्चा जो पैदा हुआ था, ये स्टूडेंट जो है, इसके अंदर कुछ जन्मजात गुण थे। उन जन्मजात गुणों के अंदर हमने क्या करना है, अर्जित गुणों का समावेशन करना है। तो वो टीचर से सीखेगा या फिर अपने पेरेंट्स से सीखेगा, ये आपके पास कंसेप्ट आ जाता है। पेरेंट्स से सीखेगा, इस चीज के लिए फोकस करता है वाइगोत्स्की। टीचर से सीखेगा, इस चीज के लिए फोकस करता है प्याजे। मतलब जीन प्याजे ये कहते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा सीखेगा किसका प्रभाव पड़ेगा, टीचर का पड़ेगा। वाइगोत्स्की कहता है कि पेरेंट्स का पड़ेगा, एनवायरनमेंट का प्रभाव इसके ऊपर ज्यादा पड़ेगा। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स।
डियर क्या है कि एक ही दिन में कंप्लीट सिलेबस को करने की कोशिश करोगे, अगर एक ही दिन में सिंगल डे में कंप्लीट करने की कोशिश करोगे नहीं समझ में आएगा। मैं आपको मतलब जैसे भी करा रहा हूं, आप सिर्फ इस चीज का ध्यान दें कि जितना कराया जा रहा है कम से कम उसको ढंग से कर लें, जितना कराया जा रहा है उसको ढंग से कर लें। अभी तो आपकी एग्जाम डेट भी नहीं आई है और होप है कि एग्जाम डेट आती है, मतलब जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है आपका सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट कराया जाएगा। आप इस चीज की टेंशन ना लो कि कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट सिलेबस होगा। ठीक है, तो मेंस क्या है, इसके 3 पार्ट बना दिए गए, पेरेंट्स, स्टूडेंट और टीचर। अब ये बच्चा है, ये बच्चा पेरेंट्स के भी इंटरेक्शन में है, ये बच्चा इन टीचर्स के जो सहयोग से भी सीखेगा। तो जीन प्याजे कहते हैं कि टीचर के सहयोग से बच्चा ज्यादा सीखता है, वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा माता पिता के सहयोग से ज्यादा सीखता है। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए। अब नॉर्मल सा कंसेप्ट ये है कि पेडागोजी जो नॉर्म्स बनाता है वो नॉर्म्स एंड लॉ किसके लिए बनाए गए हैं? पेडागोजी में नॉर्म्स एंड लॉज किसके लिए बनाए गए हैं? तो ध्यान दीजिए, पेडागोजी ने नॉर्म्स बनाए हैं कि हाउ टू टीच, ये सिर्फ ये बताता है कि हाउ टू टीच, हाउ टू टीच। मैंने कहा कि बच्चा पेरेंट्स से सीखेगा तो उसको बोल देंगे इनफॉर्मल एजुकेशन, बच्चा पेरेंट्स से सीखेगा तो उसको बोल दिया जाएगा इनफॉर्मल एजुकेशन, पेरेंट्स से सीखेगा तो उसको बोल देंगे इनफॉर्मल एजुकेशन, मतलब अनौपचारिक शिक्षा, मतलब व्यवहार की बात कर ली जाए। पेरेंट्स से सीख रहा है, ठीक है, अगर पेरेंट्स से सीखेगा तो वो बिहेवियर की बात की जा रही है, मतलब आप कह सकते हो कि वो अनौपचारिक शिक्षा की बात की जा रही है, इनफॉर्मल एजुकेशन की बात की जा रही है। टीचर से सीखेगा तो वो आपके पास फॉर्मल एजुकेशन की बात की जा रही है, टीचर से सीखेगा तो वो आपके पास फॉर्मल का केस है, औपचारिक एजुकेशन की बात की जा रही है, टीचर से सीखेगा। एक निरौपचारिक भी होता है, ठीक है, निरौपचारिक भी होता है, जैसे आपके पास जो आंगनबाड़ी वगैरह में होता है, आंगनबाड़ी के अंदर क्या है जी, आंगनबाड़ी के अंदर निरौपचारिक का केस है, लेकिन यहां हमने 2 ही केस मान के चलने कि पेरेंट्स और टीचर। अब यहां पे सिर्फ ये बताया गया है कि पेडागोजी ये कहता है कि हाउ टू टीच, अगर पेरेंट्स ने बच्चे को शिक्षा देनी है तो भी सीधी सी बात है हाउ टू टीच, और टीचर ने शिक्षा देनी है तब भी सीधी सी बात है हाउ टू टीच। तो ध्यान दीजिए, टीच करते टाइम कुछ बातें, एक तो सबसे बड़ा केस आता है अति संरक्षण, अति संरक्षण, क्योंकि जब पेरेंट्स जब टीच करते हैं, पेरेंट्स जब टीच करते हैं तो ये अति संरक्षण का कंसेप्ट सबसे ज्यादा रहता है। अति संरक्षण का मतलब है हाइपर केयर, उस बच्चे की केयर हद से ज्यादा कर दी जाती है, उस बच्चे की केयर हद से ज्यादा कर दी जाती है। अगर आप किसी बच्चे की केयर हद से ज्यादा कर दोगे तो वो बच्चा नहीं सीख पाएगा, ध्यान रखें, ठीक है। अति संरक्षण यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाना चाहिए पेरेंट्स के केस में, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर के लिए तो कक्ष में उपस्थित सभी बच्चे एक समान होते हैं, टीचर के लिए तो सभी बच्चे एक समान होते हैं। बात तो सिर्फ किसकी है, पेरेंट्स की है, क्योंकि बच्चा बेसिक नॉलेज तो वहां से लेके आया हुआ है, अपनी मातृभाषा के अंदर शब्द और वस्तुओं की पहचान वो वहां से लेके आया हुआ है, शब्दों को बोलना वो सीख के आया हुआ है, मतलब माता पिता ने उसको कुछ ना कुछ सिखाया हुआ है। लेकिन वहां एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार अति संरक्षण के अकॉर्डिंग, ठीक, अति संरक्षण के कारण स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो एक कंसेप्ट है, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, वो बच्चे का बिगड़ जाता है। मतलब इंस्ट्रक्शन का एक मीडियम है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, अनुदेशन का एक माध्यम है, ठीक, अनुदेशन का एक माध्यम है स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है, बोलना और सुनना, बच्चे का वो माध्यम जो है वो माध्यम बिगड़ चुका है। किस वजह से? अति संरक्षण की वजह से। अति संरक्षण या ये कह लीजिए कि अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक प्रेम। ध्यान दीजिए, अभी मैं किसके लिए बात कर रहा हूं, पेरेंट्स के लिए बात कर रहा हूं। पेरेंट्स बच्चे का अति संरक्षण करते हैं तो बच्चा ढंग से नहीं सीख पाएगा। पेरेंट्स बच्चे से अत्यधिक प्रेम करते हैं, वात्सल्य या प्रेम की बात जो है, अत्यधिक प्रेम करते हैं तो भी बच्चा ढंग से नहीं सीख पाएगा। अत्यधिक प्रेम और अति संरक्षण ये नहीं होना चाहिए। अब बात आती है टीचर की। टीचर के लिए तो सभी बच्चे एक समान होते हैं, टीचर के लिए तो सभी बच्चे एक समान होते हैं। फिर भी यहाँ पे ध्यान दें, टीचर द्वारा कभी भी बच्चे की स्वतंत्रता को भंग नहीं किया जाना चाहिए,
कभी भी बच्चे की स्वतंत्रता को भंग नहीं किया जाना चाहिए, मतलब उसके फ्रीडम को भंग नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए कुछ भी करने के लिए। आप सिर्फ क्या करें, ऑब्जर्वर का काम करें, ऑब्जर्व करें। अगर वो बच्चा किसी प्रकार से गलती करता है तो उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करें, उसको आप सुधारने की कोशिश करें। हाउ टू टीच में आप ये बातें हमेशा ध्यान रखें। अगर पेरेंट्स हैं तो अति संरक्षण ना करें। अति संरक्षण का मीनिंग यहाँ पे ये है डियर कि जैसे कि एक छोटा बच्चा है, 2, 4, 5 महीने का, 6 महीने का एक बच्चा, 6 महीने का बच्चा है मान लीजिए, तो पेरेंट्स क्या काम करते हैं, उस बच्चे को मिट्टी में, आजकल के पेरेंट्स क्या काम करते हैं, उस बच्चे को मिट्टी में नहीं जाने देते हैं। मिट्टी में जाने देंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, बच्चा गंदा हो जाएगा, ये वो, अब वो मिट्टी में नहीं जाने देते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा, 2 साल 3 साल की एज, आप कितनी केयर कर लोगे, एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि वो बच्चा मिट्टी में जाएगा ही जाएगा। अब आपने 2 साल तक उसको मिट्टी में नहीं जाने दिया, उसके बाद जैसे ही वो मिट्टी में जाएगा उसको स्किन डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको स्किन डिजीज होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। उसका शारीरिक विकास, उसकी जो ग्रोथ है, उसकी स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, उसकी बोन डेवलपमेंट है, उसकी बोन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर जब वो खुद कुछ करेगा, चलने की कोशिश करेगा खुद, ठीक है, वो जो है घसीटने की कोशिश करेगा, मतलब इस टाइप से वो जो चलता है या जैसे भी है, तो आपने अति संरक्षण कर दिया है, उस बच्चे का बचाव किया हुआ है। यहाँ पे उसको हल्की सी ठंड हुई है तो उसको इतने महंगे इतने हैवी कपड़े पहना दिए, हल्की सी गर्मी हुई है उसके लिए एसी का बंदोबस्त कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप जो अति संरक्षण कर रहे हो, और इस अत्यधिक प्रेम की वजह से क्या काम कर रहे हो, आपकी लैंग्वेज बच्चे के साथ बदल चुकी है, आपकी भाषा बच्चे के साथ बदल चुकी है। तो ये जो भाषा बदली हुई है, ये भाषा क्या काम करती है, ये भाषा उस बच्चे के अंदर गलत प्रकार की क्वालिटीज या सीखने के गलत प्रकार के नियमों को उसके अंदर समावेशन कर देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एक एग्जांपल कई बार बता रखा है, लाड प्यार में पेरेंट्स बच्चे के साथ बोलचाल का मेथड चेंज कर लेते हैं। वो रे को ले बोलते हैं, वो टे को तय बोलते हैं, ठीक है, अले ले, ये वो, मतलब इस टाइप की लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो शायद ये लैंग्वेज उस बच्चे को गलत शिक्षा दे रही है, उस बच्चे में डिसलेलिया विकार, बोलने संबंधी विकार आ जाएगा। अत्यधिक प्रेम के कारण कई बार ये भी आता है कि बच्चा होमवर्क भी नहीं कर पाता। मान लीजिए एक मतलब फर्स्ट क्लास की मैं जो बात करूं, फर्स्ट क्लास में कुछ क्यूरिकुलर एक्टिविटीज अगर दे दी जाए तो बच्चा होमवर्क भी नहीं कर पाता है। किस लिए नहीं कर पाता है? क्योंकि पेरेंट्स उसको अत्यधिक, कोई बात नहीं बेटा कर लेगा, नहीं कर रहा है तो कोई और सपोर्ट कर देगा, ये वो, इस टाइप के कारनामे नहीं होने चाहिए। अति संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए, अत्यधिक प्रेम नहीं किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? पेरेंट्स के द्वारा। टीचर के द्वारा क्या नहीं किया जाना चाहिए? बच्चे की स्वतंत्रता को भंग नहीं किया जाना चाहिए। एक चीज आपसे पूछी जाती है कि पेडागोजी नॉर्म्स बनाती है, केवल किसके लिए बनाती है? अब वापिस आ जाइए केवल क्लास टीचिंग पे, वापिस आ जाइए केवल क्लास टीचिंग पे कि पेडागोजी नॉर्म्स बनाती है, पेडागोजी नियम बनाती है। पेडागोजी नियम किसके लिए डिसाइड करती है? पेडागोजी नियम टीचर के लिए डिसाइड करती है। पेडागोजी ने जितने भी नियम बताए किसके लिए बनाए? टीचर के लिए बनाए हैं कि जी टीचर को क्या करना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है। ये कौन सा प्रिंसिपल है? ये है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, हाउ टू टीच। ये कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। किसके इंटरेस्ट की बात है यहाँ पे? यहाँ पे चाइल्ड के जो इंटरेस्ट की बात है कि आपके पास जो बच्चा आया हुआ है वो बच्चा किस तरह से सीखना चाहता है, वो बच्चा कैसे सीख सकता है। आप इस चीज पर फोकस कीजिए। इंडिविजुअल चाइल्ड के इंटरेस्ट पर फोकस करना है, इंडिविजुअल चाइल्ड के इंटरेस्ट पर फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे पढ़ाना है, ठीक है, हाउ टू टीच। अब पेडागोजी ने नियम्स बना दिए टीचर के लिए, टीचर के लिए नियम्स बनाया है कि जी आप जो भी बोलोगे उसको आप राइट डाउन भी करोगे। अगर बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो टीचर का टीचिंग मेथड वीक है, बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है टीचर का टीचिंग मेथड वीक है, बच्चे का ध्यान क्लास में नहीं है टीचर का टीचिंग मेथड वीक है, बच्चा अगर सोने लग रहा है टीचर का टीचिंग मेथड वीक है, बच्चा अगर डिसिप्लिन भंग कर रहा है तो टीचर का वहां पे बिहेवियर वीक है। मतलब टीचर का ही सीन है, स्टूडेंट के लिए तो कहीं कोई नॉर्म्स बनाया ही नहीं। पेडागोजी का एक भी नियम ऐसा नहीं आया जो कहता है कि हाँ बच्चा यहाँ पे मानसिक रूप से कमजोर है, बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है। हाँ अगर ये भी बोल दिया कि एक बच्चा धीमी गति से सीखता है, तो एक कंसेप्ट या बच्चा धीमी गति से सीखता है तो वहां पे भी कहीं ना कहीं टीचर का रोल है कि इस बच्चे को एक सामान्य गति से सीखने के योग्य बनाया जाए। वो भी कौन बनाएगा? टीचर बनाएगा। अगर बच्चे में धीमी गति से सीखने का कंसेप्ट है तो यहां भी कमजोरी किसकी? कमजोरी टीचर की कमजोरी है। तो जी ध्यान दीजिए, पेडागोजी केवल नॉर्म्स किसके लिए बनाती है? टीचर के लिए बनाती है। पेडागोजी ने कभी कोई नियम स्टूडेंट के लिए नहीं बनाया है।
शिक्षण शास्त्र हमेशा अध्यापक के लिए नियमों का निर्धारण करती है। इसको हम टीचिंग लर्निंग रिलेशन भी बोल सकते हैं, पेडागोजी को टीचिंग लर्निंग रिलेशन भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, टीचिंग लर्निंग रिलेशन, अध्यापन अधिगम संबंध। अध्यापन अधिगम संबंध का मतलब यहां पे क्या है कि ये टीचर है जो सिखाएगा और ये स्टूडेंट है जो सीखेगा, ये स्टूडेंट है जो सीखेगा। अब इनका प्रदर्शन इस प्रकार से होना चाहिए, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करते टाइम, क्लास में टीचिंग करते टाइम इनका प्रदर्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि ये बच्चा उस कंसेप्ट को अपने बिहेवियर में डाल ले, ये बच्चा उस कंसेप्ट को अपने बिहेवियर में डाल ले। इस प्रकार का अध्यापन इनका होना चाहिए। अगर इसने बिहेवियर में ढाल लिया तो इसने लर्निंग कर ली, अगर इसने बिहेवियर में ढाल लिया, उस चीज को अपने बिहेवियर के अंदर ढाल लिया है, तो बच्चे ने क्या की, लर्निंग कर ली है, और उस टीचर ने क्या की है, टीचिंग की। अगर बच्चे के बिहेवियर में वो चीज आई तो बच्चे ने लर्निंग पूरी की है और उस टीचर ने टीचिंग भी की है। अगर बच्चे ने उसको अपने बिहेवियर में नहीं डाला, उस नॉलेज को, उस कंसेप्ट को अपने बिहेवियर में नहीं डाला है, तो ना तो उस बच्चे ने लर्निंग की है, और ये भी साथ साथ मान लिया जाएगा कि बच्चे ने लर्निंग क्यों नहीं की, क्योंकि टीचर का अध्यापन वीक है, टीचर ने वीक कंसेप्ट से पढ़ाया है, उसका पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, टीचिंग मेथड प्रॉपर यूज नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, टीचिंग लर्निंग रिलेशन, कि अगर टीचिंग होगी तो लर्निंग भी होगी, और अगर टीचिंग नहीं है तो लर्निंग भी नहीं है, या ये कह लीजिए कि लर्निंग नहीं है तो टीचिंग भी नहीं है, लर्निंग है तो टीचिंग भी है। टीचिंग और लर्निंग पैरेलल चलने वाली चीजें हैं, एक है तो दूसरी है, अगर एक नहीं है तो दूसरी चीज भी नहीं है। इसको इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन जो रिलेशन भी बोल देते हैं, इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन रिलेशन। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इसको इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन रिलेशन भी बोल दिया जाता है। इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन रिलेशन का मतलब है अनुदेशन और सृजन। ठीक है, अनुदेशन सृजन संबंध। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन रिलेशन, अनुदेशन सृजन संबंध क्यों बोल दिया गया, क्योंकि एक साइड तो पेडागोजी में टीचर को मान लिया गया है और दूसरी साइड ये मान लिया कि उनकी क्लास में स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, क्लास की बात की जा रही है तो क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं और टीचर क्लास टीचिंग कर रहा है। अब ये टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, इंस्ट्रक्शन का मतलब ये है कि ये अपने लेक्चर को डिलीवर करता है, ये अपने लेक्चर को डिलीवर करता है। ठीक है, अब ये जब अपने लेक्चर को डिलीवर करता है तो ये स्टूडेंट क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है। ये स्टूडेंट क्या करता है, ज्ञान का निर्माण करता है, उसका संचय करता है, अपने ब्रेन में उसको स्टोर करता है ताकि फ्यूचर में उसका यूज किया जा सके। इसलिए इसको बोल दिया इंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन रिलेशन, कि टीचर अनुदेशन दे रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, ज्ञान का सृजन कर रहा है। टीचर अनुदेशन दे रहा है, बच्चा ज्ञान का सृजन कर रहा है। तो स्टूडेंट, ये हमने टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ठीक है, जो टीचिंग थ्योरीज हमने पढ़नी है, टीचिंग थ्योरीज जो भी आपके पास है, जितनी भी हैं, उन सभी को देखेंगे, और टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जितने भी होते हैं वो सारे टाइप्स हमने करने हैं। इस पर्पज के लिए जल्दी जल्दी इस लेक्चर को प्लीज शेयर करें, लेक्चर को जल्दी जल्दी शेयर करें श्योरली। भाई हमने अब तक जितने भी टॉपिक किए हैं, अब तक मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है, उनमें ये टॉपिक मैंने आपको नहीं करवाया है। ये टॉपिक बिल्कुल न्यू टॉपिक है, जो हमने पेडागोजिकल सेक्शन पहले किया हुआ है, या फिर मैराथन क्लासेज जो ली हुई हैं, उन मैराथन क्लासेज में आपके पास ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है। तो प्लीज इस टॉपिक को जल्दी जल्दी करें और इस लेक्चर को प्लीज शेयर करें जल्दी जल्दी से। कल इवनिंग वाली क्लास नहीं मिली है, इवनिंग वाली क्लास तो जी कल इवनिंग की क्लास नहीं हुई, प्लीज थोड़ा टेक्निकल इश्यू था, माइक प्रॉब्लम थी, साउंड प्रॉब्लम थी, तो कल जो इवनिंग में क्लास नहीं हुई है। जो भी लेक्चर हुए आज ही हुए हैं, मॉर्निंग में 2 लेक्चर हुए हैं, 3rd लेक्चर आपके पास ये है कंटिन्यू। ठीक है, लेक्चर को जल्दी जल्दी से शेयर करें, कंटिन्यू रहें। ठीक है, अनुदेशन सृजन संबंध इसको बोल दिया गया था। इसके बाद टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हमने करना है, प्लीज हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शन मीडिया। इंस्ट्रक्शन मीडिया, इंस्ट्रक्शन मीडिया
ये आपके पास काफी टाइप से है, जैसे कि पहला है स्पीकिंग लिसनिंग मीडिया। स्पीकिंग लिसनिंग मीडिया, अब हमने बच्चे को टीच करना है, तो किस टाइप से करें, इंस्ट्रक्शन देनी है तो किस टाइप से दें, तो वो मीडिया कौन कौन से, स्पीकिंग लिसनिंग मीडिया। इसके लिए बच्चा क्या कर सकता है, लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकता है, मींस वॉइस या साउंड को वो रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए, और उसको फ्यूचर में सुन सकता है। वॉइस या साउंड को वो क्या करे, रिकॉर्ड कर सकता है, वॉइस या साउंड को वो क्या कर सकता है, रिकॉर्ड कर सकता है, और उसको फ्यूचर में कभी भी सुन सकता है। ठीक है, फ्यूचर पर्पज के लिए इसका यूज कर सकता है। अब यहां पे जब स्पीकिंग लिसनिंग मीडिया का जब आप यूज करोगे तो सबसे पहले क्या कंसेप्ट है कि स्पीकिंग मीडिया प्रॉपर होना चाहिए। स्पीकिंग मीडिया प्रॉपर का मतलब आपकी लैंग्वेज प्रॉपर होनी चाहिए। जिस लैंग्वेज में आप उस साउंड को जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो लैंग्वेज आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। लैंग्वेज प्रॉपर का मीनिंग क्या है यहाँ पे, लैंग्वेज प्रॉपर का मतलब ये है कि वो भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, शब्द सुव्यवस्थित होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, सुव्यवस्थित होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, और शब्दों का चयन इस प्रकार से हो जो परीक्षा उपयोगी हो, पेपर ओरिएंटेड शब्द होने चाहिए, परीक्षा उपयोगी होने चाहिए। वो शब्द इस प्रकार से ना हो कि जिसका पेपर में कोई यूज ही ना हो, वो शब्द हमेशा परीक्षा उपयोगी होने चाहिए। ध्यान रखें, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। लैंग्वेज स्पष्ट का मीन क्या है, यहाँ पे जो भी आपने शब्द यूज किए वो शब्द सुव्यवस्थित होने चाहिए, सार्थक होने चाहिए, वो शब्द परीक्षा उपयोगी होने चाहिए, ठीक है, और वो आसानी से समझ में आ जाए इस प्रकार के होने चाहिए, सुगम होने चाहिए, जो आसानी से समझ में आ जाए इस प्रकार के होने चाहिए, और महत्वहीन नहीं होने चाहिए। आपके शब्द कुछ इस प्रकार के होने चाहिए। सेकंड केस, अब आप जो एग्जाम्पल यूज करोगे यहां पे, वो एग्जाम्पल सभ्य होना चाहिए, वो एग्जाम्पल सामाजिक होना चाहिए, वो एग्जाम्पल उपयोगी होना चाहिए, वो एग्जाम्पल प्रेरणादायक होना चाहिए। मतलब इस टाइप के वो आपके एग्जाम्पल होने चाहिए। अब जब आप उसको रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पे रोल प्ले किसका होता है, अब टीचर का रोल प्ले होता है। टीचर ने इंस्ट्रक्शन देनी है। अब यहाँ पे टीचर का रोल है कि वो टीचर लेक्चर को इस प्रकार से डिलीवर करे कि अगर उसकी रिकॉर्डिंग करके भी सुना जाए तो बच्चे को आराम से समझ में आ जाए। लेक्चर डिलीवरी इस टाइप से की जाए कि अगर रिकॉर्डिंग करके भी अगर सुने तो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वो मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। लेक्चर की डिलीवरी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। और सेकंड केस, उस भाषा के अंदर अनुतान होना चाहिए। अध्यापक की भाषा के अंदर अनुतान होना चाहिए। अनुतान का मतलब बच्चे क्या होता है यहाँ पे, अनुतान का मतलब होता है प्रभाव। अनुतान का मतलब होता है प्रभाव, की भाषा आपकी ऐसी होनी चाहिए कि उस भाषा का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ना चाहिए। मीन्स क्या है, अनुतान होना चाहिए। उस लेक्चर के अंदर आपके पास लयबद्धता होनी चाहिए। मतलब एक नई लाइन जो आप बोलते हो, नई लाइन, एक नया वाक्य जो बोला गया है, उस वाक्य का पुराने वाक्य के साथ कोई संबंध होना चाहिए, उनमें कोरिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर चीज को अलग अलग बना दिया जाए। मतलब स्पीकिंग लिसनिंग मीडिया ये कहता है कि सभ्य, सुगम, स्पष्ट, ठीक है, सौम्य, इस प्रकार की भाषा उसमें होनी चाहिए ताकि बच्चे को आराम से समझ में आ जाए। ये आपका स्पीकिंग लिसनिंग मीडिया का केस है। नेक्स्ट मीडिया क्या है आपके पास, नेक्स्ट मीडिया है विजुअल मीडिया। विजुअल मीडिया में क्या क्या आता है, विजुअल मीडिया में जैसे टेलीविजन आता है, विजुअल मीडिया में जैसे ग्लोब आता है, विजुअल मीडिया में जैसे मैप आता है, विजुअल मीडिया में जैसे ब्लैक बोर्ड पे आपने क्या कुछ लिखा हुआ है वो केस है, ब्लैक बोर्ड राइटिंग आती है।
या ये कह लीजिए कि बच्चा अपनी कॉपी में पेन से लिखता है, ठीक है, बच्चा कॉपी के अंदर पेन से लिखता है, वो कैसा आता है। तो टेलीविजन है, ग्लोब है, मैप है, या ये कह लीजिए कि कोई भी मॉडल है, किसी प्रकार की किस प्रकार की कले वगैरह है, ठीक है, मिट्टी से बनाई हुई कोई आकृति है, किसी प्रकार का कोई ग्राफ है जो यहाँ पे बनाया गया है, तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं, विजुअल मीडिया में आती हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि बच्चा जो विजुअल मीडिया का यूज करे, किस पर्पज के लिए, इंस्ट्रक्शन। टीचर विजुअल मीडिया का यूज करे इंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए, और बच्चा इस विजुअल मीडिया से जो लर्निंग गेन करे, बच्चा इस विजुअल मीडिया से लर्निंग को गेन करे, ठीक है। अब ग्लोब की बात आई, तो ग्लोब कैसा होना चाहिए, जो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेबल होगा। ध्यान दीजिए, टेलीविजन का यूज क्लास में नहीं हो सकता, लेकिन टेलीविजन का यूज घर पे बच्चा करता है, टेलीविजन का यूज बच्चा अपने घर पे करता है, ठीक है। वो टेलीविजन में बहुत कुछ ऐसा देखता है जिससे वो सीखता है, टेलीविजन में वो बच्चा बहुत कुछ ऐसा देखता है जिससे वो बच्चा सीखता है। और इसका यूज क्लास में नहीं होता, लेकिन पेपर में कभी ऐसा क्वेश्चन आया था कि अगर बच्चे को ऐतिहासिक मतलब कंसेप्ट से रिलेटेड कोई कुछ बताना है, जैसे जोधा अकबर ये वो, इनसे रिलेटेड बताना है, मूवी दिखा देनी चाहिए, सिनेमा दिखाना चाहिए, तो वो जो सिनेमा दिखाया गया वो क्या है, वो आपके पास एक विजुअल मीडिया है ऑफ इंस्ट्रक्शन, विजुअल मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो मीन्स क्या है, इसका यूज क्लास में किया जा सकता है, टेलीविजन का यूज क्लास में नहीं किया जा सकता, कभी कभार कंडीशनल केसेज में यूज किया जा सकता है। अब बात आई मैप की, मैप कैसा होना चाहिए, मैप ऐसा होना चाहिए कि जो दीवार पर हैंग किया जा सके, लटकाया जा सके, टीचर जब जाए तो उस मैप को निकाल के फोल्ड करके अपने साथ लेके चला जाए, मतलब इजीली ट्रांसपोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है। मैप के अंदर जो भी पिक्चर बनी हुई है वो पिक्चर प्रॉपर बनी होनी चाहिए, उस पिक्चर की शेप साइज, उसका डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कलर कॉम्बिनेशन प्रॉपर होना चाहिए, इस टाइप की इसकी क्वालिटी जिसमें देखी जाती है। बोर्ड राइटिंग का मीनिंग ये है कि जब आप एक टीचर हैं, आप जो भी शब्द बोलते हैं, टीचिंग में ध्यान रखें, टीचिंग का ये भी एक नियम है कि टीचर जो भी शब्द बोलेगा वो शब्द यहाँ पर बोर्ड के ऊपर भी लिखा जाएगा, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो इंपॉर्टेंट चीज बोर्ड के ऊपर लिखे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उस इंपॉर्टेंट चीज को बोर्ड के ऊपर लिखे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि है भी लिखेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज को बोर्ड के ऊपर लिखे, मतलब मैक्सिमम शब्दों का प्रयोग वो बोर्ड के ऊपर लिखने में भी करे, और जब वो बच्चा इन शब्दों को देखे तो वो उस बच्चे को समझ में भी आ जाने चाहिए, मतलब इस टाइप का ये आपका मीडिया है, ठीक है। थर्ड मीडिया क्या है, इंस्ट्रक्शन का ध्यान दीजिए प्लीज। थर्ड आपके पास है रीडिंग राइटिंग मीडिया, थर्ड आपके पास है रीडिंग राइटिंग मीडिया, रीडिंग राइटिंग मीडिया। स्टूडेंट्स प्लीज लेक्चर को शेयर कर लीजिए। रीडिंग राइटिंग मीडिया, रीडिंग राइटिंग मीन्स क्या है, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना। पढ़ना लिखना का मीनिंग क्या है यहाँ पे, कि बच्चा जो भी चीज पढ़े उसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करे, उसके नोट्स प्रॉपर वे से बनाए। आप जो भी पढ़ते हो उसके नोट्स प्रॉपर वे से बनाए, अपनी राइटिंग में लिखने की कोशिश करें। जब कोई चीज अपनी खुद की राइटिंग में लिखी जाती है तो वो अच्छे से समझ में आती है, उसको पढ़ने का मन करता है। हम क्या करते हैं, हम किसी और के नोट्स को फोटोकॉपी करा लेते हैं। अब वो फोटोकॉपी तो करा लेते हैं लेकिन वो पढ़ने का मन नहीं करता। जब हम उसको खुद की राइटिंग में लिखते हैं तो शायद हम उस टाइम उसको पढ़ते भी हैं, लिखते टाइम भी पढ़ते हैं, लिखते टाइम भी हम पढ़ते हैं कि मैंने क्या चीज लिखी है, उस चीज को मैं साथ साथ पढ़ता भी हूं। लेकिन अगर किसी और के नोट्स फोटोकॉपी करा रखे हैं तो ये तो श्योर है कि मैंने उसको एक बार भी नहीं पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मैं खुद अपने हाथ से लिखूंगा तो ये तो आप मान के चलें कि एक बार तो कम से कम मैंने उसको पढ़ा है, एक बार तो कम से कम पढ़ा है क्योंकि मैंने खुद लिखा हुआ है। और जब उसको मैं दोबारा पढ़ूंगा तो मैक्सिमम वर्ड मुझे अपने आप ही याद हो जाएंगे क्योंकि मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। ठीक है, तो नोट्स इस प्रकार के होने चाहिए। रीडिंग राइटिंग मीडिया के अंदर आपके पास जैसे न्यूज़पेपर का केस है, बुक का केस है, बुक है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर, ये सारी चीजें ये हमें क्या सिखाती हैं, ये हमें वर्तमान की टेक्नोलॉजी सिखाती है। मतलब प्रेजेंट टेक्नोलॉजी क्या है, हम किस प्रकार से लर्निंग कर सकते हैं, लर्निंग एड्स और कौन कौन सी आई हुई हैं, ठीक है, और कौन कौन से अधिगम सिद्धांत हैं, या ये मैगजीन उस अध्यापक के अंदर नवाचार, जो अध्यापक के अंदर नवाचार का जो समावेशन करता है, नई नई विचारधाराओं का समावेशन करता है, और ये चीज बताता है कि अध्यापक की बच्चों को टीच करते टाइम कौन कौन से नए मेथड का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब ये सारी चीजें होती हैं।
ठीक है, रीडिंग राइटिंग मीडिया। नेक्स्ट आपके पास है कंप्यूटर मीडिया, कंप्यूटर बेस्ड मीडिया। कंप्यूटर बेस्ड मीडिया, कंप्यूटर बेस्ड मीडिया का मतलब ये है कि बच्चा कंप्यूटर से या इंटरनेट से, मतलब सीधी सी बात है, गूगल या और कोई सर्चिंग प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से, या ये कह लीजिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म से बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है। वहां से बच्चा लर्निंग करता है। तो प्लीज ध्यान दें, वहां से केवल ऑथेंटिसिटी पे ध्यान दें। सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिक डाटा को ही उठाया जाए, इनवैलिड डाटा को ना उठाया जाए, इनवैलिड डाटा को ना उठाया जाए, नॉन इफेक्टिव डाटा को ना उठाया जाए। जो इफेक्टिव डाटा होना चाहिए, ऑथेंटिक डाटा होना चाहिए, और इस कंप्यूटर की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर की आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। इसमें आप एनिमेशन का केस लेते हो, इसके अंदर आप जो भी चीज सीखते हो, इसमें आप लैंग्वेज सीखते हो, जो भी समथिंग एल्स आप सीखते हो, तो ये भी आपके पास क्या है कि ये आपके पास इंस्ट्रक्शन लर्निंग का एक जो मीडियम है। और यहाँ पे आप प्रोग्राम बनाना सीखते हो, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल वर्कआउट सीखते हो, मतलब इस तरह से आप, ये बच्चा बहुत कुछ सीखता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, ध्यान दीजिए। अब जो ये नेक्स्ट है जी, प्रोग्राम्ड लर्निंग। प्रोग्राम्ड लर्निंग, प्रोग्राम लर्निंग का मतलब ये होता है कि अधिगम करना है एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग के साथ। प्रोग्राम लर्निंग का मतलब एक प्रॉपर प्रोग्रामिंग। प्रॉपर प्रोग्रामिंग का मतलब, मान लीजिए मेरे पास ये एक चैप्टर है, एक चैप्टर है, चैप्टर 1 है, ठीक है, डेवलपमेंट। चैप्टर 1 है डेवलपमेंट, मान लीजिए चैप्टर 1 मेरे पास डेवलपमेंट है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि इस डेवलपमेंट को मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मतलब एक सेक्शन बना दिया मैंने, डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। सेकंड सेक्शन बना दिया टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। थर्ड सेक्शन बना दिया स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फोर्थ सेक्शन बना दिया थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। तो जब एक ही चैप्टर के सब पार्ट बना दिए जाते हैं तो इसको बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। इसको बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, एक ही चैप्टर के सब पार्ट बना दिए जाते हैं। एक ही चैप्टर के सब पार्ट बनाकर जब आप जो लर्निंग करते हो तो इसको बोला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ये भी क्या है, इंस्ट्रक्शन का ही एक मीडियम है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, रीडिंग राइटिंग जो मीडियम है, उस रीडिंग राइटिंग मीडिया, प्लीज, इंस्ट्रक्शन का जो रीडिंग राइटिंग मीडिया है उसको प्रोग्राम लर्निंग मीडिया भी बोला जाता है। रीडिंग राइटिंग मीडिया को प्रोग्राम लर्निंग मीडिया भी बोला जाता है। और प्रोग्राम लर्निंग आपके पास 2 टाइप से होती है। एक आपके पास है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि एक चैप्टर को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, एक चैप्टर को सब पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए और उनको सिस्टमेटिक वे से पढ़ा जाए। पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, मतलब इस वे से उसको पढ़ा जाए। तो मीन्स बच्चा जो भी काम करता है वो बच्चा अपने नोट्स सिस्टमेटिक बनाए। जो भी पढ़ रहे हो उसके नोट्स सिस्टमेटिक बनाए ताकि आप उसको दोबारा पढ़ो तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। एक सेकंड आता है ब्रांच प्रोग्रामिंग। सेकंड आता है ब्रांच प्रोग्रामिंग, ठीक है। ब्रांच प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि जब आप डेवलपमेंट पढ़ा रहे हो तो इस डेवलपमेंट में, देखिए ध्यान दीजिए, मैंने सिर्फ यहाँ पे डेवलपमेंट के ही सब टॉपिक बनाए हैं। डेफिनेशन, सेकंड टॉपिक बना दिया टाइप्स, थर्ड टॉपिक बना दिया स्टेज, फोर्थ टॉपिक बना दिया थ्योरीज, मतलब डेवलपमेंट के ही हैं। अब ब्रांच का मीनिंग ये था कि जी आप जब इस चीज को पढ़ रहे हो तो इसके बाकी चैप्टर्स में बेनिफिट क्या है, बाकी सब्जेक्ट में बेनिफिट क्या है। मतलब केवल इसको नहीं पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ आप बाकी को भी पढ़ रहे हो। बाकी चीजों, यहां पे सिर्फ ध्यान दें, डेफिनेशन देनी है तो डेवलपमेंट की डेफिनेशन दें, टाइप्स बताने हैं तो डेवलपमेंट के टाइप्स बताने हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोशल डेवलपमेंट आई, सोशल डेवलपमेंट में फिर उठा दिया
ठीक है, जो है किसका केस, वाइगोत्स्की का केस फिर उठा दिया, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट का केस, इसी टाइप से मोरल डेवलपमेंट का जो टाइप बताया तो मोरल डेवलपमेंट में कोलबर्ग को उठा लिया, उसके फिर 6 टाइप बता दिए, उसमें फिर जीन प्याजे को उठा लिया, उनकी 3 स्टेज बता दी। मतलब इस टाइप से नहीं करना। अगर आप ऐसे करोगे तो वो किस में चला जाएगा, वो आपका चला जाएगा ब्रांच्ड प्रोग्रामिंग में। वो किस में चला जाएगा, वो ब्रांच प्रोग्रामिंग में चला जाएगा। हमें किस में रहना है, हमें लीनियर प्रोग्रामिंग में रहना है। अगर लीनियर प्रोग्रामिंग में आप सीखोगे तो शायद आप अच्छे से सीख पाओगे, अगर ब्रांच में सीखोगे तो आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे, आपके अंदर कंफ्यूजन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमेशा ध्यान दें कैसे चलें लीनियर प्रोग्रामिंग कि हो सकता आप ये काम ना करें कि कोई भी नया वर्ड आ गया, मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, कोई भी नया वर्ड आ गया तो जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसको तो छोड़ दिया, ये बस इस नए वर्ड के पीछे लग गए कि इसकी रिसर्च करनी है, ये नया क्या है, इस नए की रिसर्च करनी है कि ये क्या है। मतलब ऐसा काम नहीं करना है, उस नए को छोड़ दो, उसका मीनिंग जान लो, बाकी उसको छोड़ दो, उसको आगे देखेंगे। अब इस नए को देखने लग गए हैं तो जिसके साथ हम चले हुए थे उसको हम भूल जाएंगे, वो एक किस्म से स्किप हो जाएगा, क्योंकि नए नए वर्ड तो आते रहेंगे, नए नए वर्ड तो आते रहेंगे। अब आप मान लीजिए जीएस का सेक्शन कर रहे हो, जनरल स्टडीज का सेक्शन कर रहे हो, उसमें पॉलिटी पढ़नी शुरू कर दी, उसमें प्रेसिडेंट पढ़ना शुरू कर दिया, उसमें प्रेसिडेंट पढ़ना शुरू किया तो उसमें आर्टिकल 59, 61 ए के पे आ गए, फिर उस पे आए तो फिर महाअभियोग पे चले गए, महाअभियोग पे चले गए तो लोकसभा राज्यसभा चले गए, फिर लोकसभा पढ़ने लग गए, उसके बाद राज्यसभा पढ़ने लग गए, मतलब उसके आर्टिकल पढ़ने लग गए। मतलब ठीक है, अब उस राष्ट्रपति से शुरुआत की थी, राष्ट्रपति से फिर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पे चले गए, वहां से चलते चलते आप किस पे चले गए, आप उच्च न्यायालय पे चले गए, वहां से चलते चलते स्टेट गवर्नमेंट पे आ गए, लास्ट में फिनिश करते करते क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट पे चले हुए और स्टेट मतलब टॉपिक शुरू प्रेसिडेंट से किया था, पहुंच गए स्टेट गवर्नमेंट पे। आप स्टेट गवर्नमेंट तो ढंग से पढ़ रहे हो लेकिन वो राष्ट्रपति छोड़ दिया। ठीक है, तो मीनिंग क्या, मेरा कहने का मतलब क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग से टीचिंग की जाए, लीनियर प्रोग्रामिंग से लर्निंग की जाए तो इसका बेनिफिट बच्चे के लिए ज्यादा होता है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इंस्ट्रक्शन के मीडियम होते हैं। नेक्स्ट सीन प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है टीचिंग थ्योरीज। हेडिंग बना लीजिए प्लीज, टीचिंग थ्योरीज। टीचिंग थ्योरीज, टीचिंग थ्योरीज का केस क्या है, 1 बाय 1 इसको हम देख लेंगे। शेयर कीजिए लेक्चर को जल्दी जल्दी। एक अच्छे स्टूडेंट हैं आप जो कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं सीखने के लिए। टीचिंग थ्योरीज आपके पास कौन कौन सी हैं, जैसे फर्स्ट वन है ट्रेडिशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी में इसको हम मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी भी बोल सकते हैं, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी, या ये कह लीजिए कि मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी। इस पे काम किस किसने किया, इस पे काम एरिस्टोटल ने किया है और सिगमंड फ्रायड ने काम किया है। मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, ट्रेडिशनल थ्योरी का मीनिंग यहां पे क्या है कि ट्रेडिशन है इस चीज का ट्रेडिशन है, मतलब ट्रेंड है, ठीक है। और आजकल मतलब ऐसा चलता है, तो आजकल ऐसा चलता है मींस ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, ये थ्योरी प्रेजेंट कंडीशन से रिलेटेड है, आजकल की कंडीशन से रिलेटेड है। मतलब ये इस प्रेजेंट का मतलब ये नहीं है कि आज का दिन, प्रेजेंट का मतलब आज का दिन नहीं है, प्रेजेंट का मतलब है कि जिस टाइम बच्चा सीख रहा है, जिस टाइम बच्चा सीख रहा है उस सिचुएशन से रिलेटेड है ये। बच्चा जिस सिचुएशन में सीख रहा है उस सिचुएशन से रिलेटेड ये है। तो मीन्स इसका क्या है जी कि एरिस्टोटल ने ये कहा, जैसे कि आप साइकोलॉजी की डेफिनेशन में पढ़ते हो कि ये क्या है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मन का अध्ययन है। सबसे पहले एरिस्टोटल ने क्या कहा कि ये आत्मा का अध्ययन है, उसके बाद एरिस्टोटल ने ही ये भी कहा था कि ये मन का अध्ययन है। अब इस मन को सिगमंड फ्रायड ने क्या किया, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट्स में डिवाइड किया तो कौन कौन से बता दिए, सिगमंड फ्रायड के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ
सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग ये केस बन गया कि जी ये आपका मन है, इस मन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका चेतन मन है, मतलब कॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, और ये आपका अनकॉन्शियस माइंड है। ध्यान दीजिए, 3 स्टेज बना दिए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। ये 3 स्टेज बनाई गई। अब इन 3 स्टेज में क्या बताया गया, जो भी चीज हम फर्स्ट टाइम गेन करते हैं, जो भी नॉलेज हम फर्स्ट टाइम गेन करेंगे, पहली बार जिस भी चीज को हम सीखेंगे उसको क्या बोला जाएगा, उसको नॉलेज बोला जाएगा। पहली बार जो भी सुना जाएगा, देखा जाएगा, लिखा जाएगा, पहली बार, द वेरी फर्स्ट टाइम, तो वेरी फर्स्ट टाइम हम जिस भी चीज को देख रहे हैं वो क्या है हमारे पास, उसको नॉलेज बोला जाएगा। वो है ज्ञान। हमने कोई भी चीज पहली बार सीखी है, पहली बार जानी है, वो किस में जाएगी, चेतन मन में जाएगी। वो चेतन मन में आई है हमारे पास। अब उस चेतन मन में हमारी थॉट काम करेगी। हमारी थॉट ने ये काम किया स्टूडेंट्स कि ये चीज काम की है, जो मैंने नॉलेज ली है ये नॉलेज मेरे काम की है। ये इंसान की थॉट काम करेगी। यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिए, ये इंसान की थॉट काम करेगी। अब थॉट ने काम ये किया कि जो भी नॉलेज मैंने गेन की है वो नॉलेज फ्यूचर लाइफ में काम आने लायक है। वो नॉलेज फ्यूचर लाइफ में काम आने लायक है, तो उस नॉलेज को क्या किया जाएगा, कॉन्शियस माइंड में स्टोर कर, उसको अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लिया जाएगा। और फिर ये देखा गया कि वो नॉलेज काम आने लायक नहीं है। मान लीजिए ऐसा हुआ कि वो नॉलेज काम आने लायक नहीं है, तो इसको क्या किया, इसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। इसको यहाँ पे इग्नोर कर दिया गया। सबसे पहले जो भी जानकारी मिलती है वो चेतन मन में जाती है, कॉन्शियस माइंड में जाती है। अब वहां पे अपनी थॉट काम करती है। अगर ऐसा लगता है कि ये काम की चीज है, अगर ऐसा लगता है कि ये काम की चीज है, तो उसको अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लिया जाता है। अगर ऐसा लगता है कि ये काम की नहीं है, फालतू फंड की चीज है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए दोबारा से, ऐसा लगा कि ये काम की चीज है, ऐसा लगा कि ये काम की चीज है, तो इसको अनकॉन्शियस में ले गए। तो कॉन्शियस में कितने टाइम के लिए स्टोर हुई, कॉन्शियस में शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज हुई, शॉर्ट टाइम के लिए स्टोरेज हुई है। कॉन्शियस में टेम्परेरी स्टोरेज हुई है, कॉन्शियस माइंड में टेम्परेरी स्टोरेज हुई है। उस ज्ञान का टेम्परेरी भंडारण हुआ है, अस्थायी भंडारण हुआ है, शॉर्ट टाइम के लिए भंडारण हुआ है। अब हम उसको अनकॉन्शियस में लेके चले गए, तो यहां पे लॉन्ग टर्म स्टोरेज है, यहां पे ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज है। इसको परमानेंट स्टोरेज भी बोला जाता है। ये शॉर्ट टाइम नहीं है, ये लॉन्ग टाइम स्टोरेज है। और ये कैसी है, आपके पास परमानेंट स्टोरेज है। अब ध्यान दीजिए दोबारा से, अनकॉन्शियस माइंड में किसी भी नॉलेज की परमानेंट स्टोरेज हो चुकी है। अनकॉन्शियस माइंड में किसी भी चीज की परमानेंट स्टोरेज हो चुकी है, मीन्स वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। वो चीज आपको हमेशा याद रहेगी। या ये मान लीजिए कि जब थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, कंसंट्रेट करोगे, तो वो चीज आपको याद आ जाएगी। अनकॉन्शियस माइंड में आपने उस ज्ञान को स्टोर कर लिया है। अब मैंने कहा था कि थॉट ने काम किया था कि वो चीज अनकॉन्शियस में लेके जानी है या फिर इग्नोर करनी है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक व्यक्ति की थॉट प्रॉपर ना हो, वो थॉट सही ना हो, एक गलत नॉलेज थी और उस थॉट ने क्या किया, उसने उसको सही मान लिया। मान लीजिए मैं अपनी बात करता हूं, या कोई भी कैंडिडेट है, एक कैंडिडेट ने कोई ज्ञान लिया। अब उस कैंडिडेट की खुद की सोच सही हो या गलत हो, कुछ भी हो सकता है। अब उस खुद की सोच ही उसकी खराब हो रखी है। अब उसने क्या किया, उस ज्ञान की स्टोरेज जब अनकॉन्शियस माइंड में की, तो उसको गलत प्रेडिक्ट कर लिया कि ये तो काम की चीज है। एक्चुअल में वो काम की नहीं थी, वो गलत चीज थी। अब उस गलत चीज को अनकॉन्शियस माइंड में लेके चला गया, तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा, हार्मनेस होगी, उसको नुकसान होगा। ठीक है, टाइम टू टाइम दिक्कत आती रहेगी। और सबकॉन्शियस में कौन सी स्टोरेज होती है, वो शब्द, वो ज्ञान जो भुला दिया जाता है, जो भुला दिया जाता है, वो किस में चला जाता है, सबकॉन्शियस में चला जाता है। कभी कभार टाइम बीतने पे कभी कभार हो सकता है वो चीज बार बार याद आ जाए, हो सकता है वो चीज बार बार याद आ जाए। मतलब जिस चीज को भुलाने की कोशिश की जाती है वो अपना किस में चली जाती है, सबकॉन्शियस में। तो ध्यान दीजिए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये 3 स्टेज माइंड की बताई किसने, सिगमंड फ्राइड ने बताई थी। ठीक है, ये आपके पास मेंटल डेवलपमेंट थ्योरी, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी का एक केस है। अब ये कहा गया कि आप प्रेजेंट में जो भी चीज सीख रहे हो, प्रेजेंट कंडीशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में जो भी आप सीख रहे हो, तो आप वर्तमान में सीखते टाइम
मेंटल रूप से स्ट्रांग बने रहिए। वर्तमान में सीखते टाइम मेंटल रूप से आप स्ट्रांग बने रहिए, आप मेंटली वीक मत होइए, मेंटली वीक ना हो, आप स्ट्रांग बनना है। किस चीज के अकॉर्डिंग? प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मेंटली रूप से स्ट्रांग होना है। ठीक है, सिचुएशन से पहले स्ट्रांग मत होइए कि देखी जाएगी, आने दे देखी जाएगी, कर लेंगे, पेपर ही तो है, कर लेंगे ना। वर्तमान क्या कहता है? उस पेपर के लिए मेंटली स्ट्रांग रहिए। किस पर? सीखने के लिए, कि मुझे हर हाल में उसको सीखना है, मुझे सीखना है। पेपर मतलब एग्जाम सेंटर में जाने की जो कंडीशन होगी उसके लिए मेंटली प्रिपेयर बाद में होना है। सेंटर पे जाने के बाद प्रिपेयर होइए, पहले से प्रिपेयर मत होइए कि मैं सेंटर में ऐसे जाऊंगा, मैं ये करूंगा, सेंटर में बैठ के मैं ऐसे करूंगा, पेपर सॉल्व ये करूंगा, मैं वो करूंगा, पानी की बोतल लेके जाऊंगा, मैं मतलब हैंड सैनिटाइजर ले, ये चीजें मत कीजिए आप। वहां जाने के बाद क्या कुछ सिचुएशन बनेगी वो बाद की बात है, उसको बाद में देखेंगे। तो मतलब मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी ये कहती है, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी ये कहती है कि इंसान में इग्नोरेंस और पेशेंस, इग्नोरेंस और पेशेंस दोनों ही चीजें बराबर होनी चाहिए। इग्नोरेंस और पेशेंस दोनों ही चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर इग्नोर करने की बात है तो उसको उठा के इग्नोर करो, और अगर गेन करने की बात है तो अपना पेशेंस बना के रखो, उसको अच्छी तरह से उसके मेरिट और डिमेरिट को जांच लीजिए और उस चीज को अपने अनकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर कर लीजिए, ताकि भविष्य में उसका यूज हो सके। मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर होना चाहिए। अब मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर बनाए रखने की जिम्मेवारी किसकी मानी गई? मानसिक स्वास्थ्य प्रॉपर बनाए रखने की जिम्मेवारी उस टीचर की मानी गई है जो क्लास में पढ़ा रहा है। एक विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य अगर अस्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है, तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार टीचर है। कक्ष में बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अस्वस्थ है तो जिम्मेवार कौन? टीचर जिम्मेवार है। क्यों जिम्मेवार है? क्योंकि उसने लेक्चर को इंटरेस्टिंग वे से नहीं पढ़ाया। टीचर जिम्मेवार इसलिए है क्योंकि उसने लेक्चर को इंटरेस्टिंग वे से, प्लीज, इंटरेस्टिंग वे से नहीं पढ़ाया, इसलिए वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। तो मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी ध्यान दीजिए, मेंटल डिसिप्लिन थ्योरी पर बल किसने दिया? एरिस्टोटल ने और फ्रायड ने। मन के कितने टाइप बताए? 3 टाइप बताए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या होगा? कॉन्शियस में टेम्परेरी स्टोरेज होती है, थोड़े समय के लिए होती है। सबकॉन्शियस में क्या होगा? जो चीजें भुला दी जाती हैं वो चीजें सबकॉन्शियस में स्टोर होती है। जो चीजें भुला दी जाती हैं, जो रह रह के याद आती हैं, मतलब भुला दी गई तो सीधी सी बात है बुरी बातें थी, ठीक है, बुरी बातें थी। अब वो बुरी बातें रह रह के याद आएंगी, रह रह के याद आएंगी तो क्या होगा? दुख होगा। तो आप ये कह सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड में जिस ज्ञान का स्टोरेज होता है, सबकॉन्शियस माइंड में जिस ज्ञान का स्टोरेज होता है वो इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। सबकॉन्शियस माइंड में जिस ज्ञान का स्टोरेज होता है वो इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बनाता है। और अनकॉन्शियस में स्टोरेज कैसा होगा? अनकॉन्शियस में परमानेंट स्टोरेज होगी, अनकॉन्शियस में विद पेशेंट स्टोरेज होगी, लॉन्ग टर्म स्टोरेज होगी। तो मींस इस टाइप का इन्होंने मेंटल डिसिप्लिन जो थ्योरी में बताया है कि एक विद्यार्थी का या एक अध्यापक का मानसिक स्वास्थ्य वर्तमान की कंडीशन के अनुसार स्वस्थ होना चाहिए। एक अध्यापक या विद्यार्थी का मानसिक स्वास्थ्य वर्तमान की कंडीशन, वर्तमान की सिचुएशन के अनुसार स्वस्थ होना चाहिए। ये आपकी ट्रेडिशनल थ्योरी भी है। इसके बाद सेकंड थ्योरी आपके पास है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। सेकंड है नेचुरलिस्टिक थ्योरी। ये टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरीज हैं, ये टाइप्स ऑफ टीचिंग थ्योरी, नेचुरलिस्टिक थ्योरी। इस पे काम किया है पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने नेचुरलिस्टिक थ्योरी को बढ़ावा दिया है। पेस्टोलॉजी ने यह कहा है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत करो। मतलब एक आम भाषा की अगर मैं बात करूं तो पेस्टोलॉजी इस चीज को मानते हैं कि प्रकृति के साथ आप छेड़छाड़ मत कीजिए प्लीज। एक जो बच्चा है वो स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ सीखता है। बच्चा स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ सीखता है। बच्चा स्वाभाविक रूप से ज्ञान ग्रहण करता है। स्वाभाविक रूप से ज्ञान ग्रहण करता है। आप उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए, आप सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए और अगर उसके अंदर मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है तो उसको मॉडिफिकेशन कीजिए, उसको मॉडिफाई कीजिए। मतलब अगर वो बच्चा किसी प्रकार की गलती कर रहा है तो आप जो ऑब्जर्व करो और उसको सही बता दीजिए, लेकिन आप उसकी स्वतंत्रता को भंग ना कीजिए। आप उसके बेसिक इंटरेस्ट के साथ छेड़छाड़ ना कीजिए।
वो बच्चा ये चाहता है कि मैं तो आर्ट सेक्शन में जाऊंगा, तो उसको आर्ट सेक्शन के अंदर जाने दीजिए। ये मत कहो कि नहीं बेटा आर्ट का जमाना ही चला गया, क्या करेगा आगे जाके आर्ट में, तुम मेडिकल साइंस ले ले। अब एक बच्चे ने क्या किया, मेडिकल साइंस लेने की सोची, तो उसके पिताश्री ने समझा दिया क्या करेगा मेडिकल लेके, आजकल आपको मालूम है 40 लाख रुपीज बॉन्ड के रूप में साइन करना पड़ता है, तो मत जा मेडिकल में, नॉन मेडिकल ले ले। नॉन मेडिकल लेके आगे क्या जाएगा, पॉलिटेक्निकल कर लेना, बीटेक कर लेना। मतलब ये केस मैं ये कह रहा हूं, या पेस्टोलॉजी ये कह रहा है कि पेस्टोलॉजी ने कहा कि बच्चा जो नेचुरल रूप से सीखना चाहता है उसको सीखने दीजिए, स्वाभाविक रूप से उसको सीखने दीजिए। वो जितना सीखना चाहता है, जैसा सीखना चाहता है उसको सीखने दीजिए। आप उसकी आदतों के अंदर बदलाव करने की कोशिश करें, आप उसको सही सिखाने की कोशिश करें, आप उसको ऑब्जर्व करें, एक ऑब्जर्वर का काम करें। अगर वो कुछ गलत सीख रहा है तो उसको सही कर दें, गलत सीख रहा है तो सही कर दें, लेकिन ऐसा ना करें कि बच्चा कुछ सीखना चाहता है और आप वहीं पर स्टॉप लगा, नहीं बेटा ये काम नहीं करना, ये नहीं करना, कुछ और करो। बच्चा कहता है मैं तो म्यूजिक लूंगा, तो ऐसा नहीं है कि हाँ अब तू बनेगा डांसर। यार म्यूजिक में केवल डांसर नहीं और भी चीजें, और डांसर भी कौन से गलत होते हैं, मतलब उनके अंदर भी एक जो कैलिबर होता है, उनके अंदर भी निपुणता होती है, प्रतिभा होती है। तो मीन्स ठीक है वो बच्चा म्यूजिशियन बनना चाहता है, म्यूजिक फील्ड लेना चाहता है, तो म्यूजिक में आप आगे उसको बता दें कि बेटा ये एम ज्यादा बेटर है, ये एम थोड़ा सा वीक है, ऐसा करोगे ये होगा, ऐसा करोगे ये होगा। तो जी नेचुरलिस्टिक थ्योरी ये कहती है, या पेस्टोलॉजी ये कहता है कि बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, बच्चा जन्म से ही कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखता है और वो स्वाभाविक रूप से सीखता है। आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, उसकी गलतियों के ऊपर संतुलन बनाए रखें, उसकी गलतियों को ठीक करने की कोशिश करें, उस प्राकृतिक ज्ञान के साथ आप छेड़छाड़ ना करें, उसकी स्वतंत्रता को आप भंग ना करें, ये आपकी ये थ्योरी कहती है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी प्लीज। नेक्स्ट है जी एप्रिसिएशन थ्योरी, एपरसेप्शन थ्योरी प्लीज। ठीक, अवबोध सिद्धांत, अपरसेप्शन थ्योरी क्या कहती है? अपरसेप्शन थ्योरी अपरसेप्शन थ्योरी में बल दिया है जॉन हर्बर्ट और जॉन लॉक ने। ये प्लीज ध्यान देना, ये कुछ क्रेमिंग की चीजें हैं, ये नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। जॉन हर्बर्ट और जॉन लॉक ने इसके ऊपर बल दिया है कि एक बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है या एक टीचर को टीचिंग करनी है। एक टीचर टीचिंग कैसे करेगा? एक टीचर टीचिंग अपरसेप्शन थ्योरी के माध्यम से कर सकता है। अपरसेप्शन थ्योरी के माध्यम से वो टीचिंग करेगा तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी? अपरसेप्शन थ्योरी के माध्यम से जब टीचिंग की जाएगी, डियर स्टूडेंट्स बताने की कोशिश करें प्लीज, कोई बात नहीं गलती करोगे टेंशन ना लो, थॉर्नडाइक ने आपको यही समझा रखा है कि गलती करो और सीखो। थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी थी, ठीक है, ट्रायल एंड फॉरगेटिंग मेथड, उसमें यही तो बात बताई थी कि गलती करो और गलतियों से सीखने की कोशिश करो। फाइनल पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आप, फाइनल पेपर के लिए प्रिपेयर करना है हमने, तो सीधी सी बात है जब तक फाइनल पेपर का टाइम आता है उस फाइनल में गलती मत करना, उससे पहले आप गलतियां करो और गलतियों से सीखो। जो एक लास्ट स्टेज आपकी है HPSC PGT स्क्रीनिंग एग्जाम, उस एग्जाम वाले दिन गलती मत करना। आज चाहे आप जितनी मर्जी गलतियां कर लो, उन गलतियों को ठीक कराया जाएगा। अपरसेप्शन थ्योरी भी कुछ इसी टाइप की बात कहती है। अपरसेप्शन थ्योरी ये कहती है जैसे जॉन हर्बर्ट ने बताया कि सबसे पहले टीचर लेक्चर प्रिपरेशन करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा? प्रिपरेशन करेगा, ठीक है, प्रिपरेशन करेगा, तैयारी करेगा। उसके बाद वो क्या करेगा? प्रेजेंटेशन करेगा। सबसे पहले तैयारी कर ली, उसके बाद उसने प्रेजेंटेशन कर दी, लेक्चर को डिलीवर कर दिया। जब उसने लेक्चर को डिलीवर कर दिया, जब टीचर ने लेक्चर को डिलीवर कर दिया, तो डिलीवर करने के बाद बच्चों को कुछ ज्ञान हो गया। बच्चों को जब ज्ञान हो गया तो ये इसमें नए ज्ञान का समावेशन करेगा, ये इसमें नया ज्ञान जोड़ देगा। नया ज्ञान जोड़ने का मतलब इसको बोल दिया जाएगा एसोसिएशन। नया ज्ञान जोड़ दिया है, नया ज्ञान जोड़ने का मतलब यहां पे क्या है जी? एसोसिएशन। एसोसिएट करने के बाद उस पुराने ज्ञान और नए ज्ञान, उसके अंदर समन्वय बनाएगा। हर्बर्ट इस सीक्वेंस को बताते हैं, ठीक है। हर्बर्ट ने क्या कुछ सीक्वेंस बताई? हर्बर्ट ने सीक्वेंस बताई कि जी सबसे पहले प्रिपरेशन करेगा,
लेक्चर प्रिपेयर करके क्या करेगा, डिलीवर करेगा, मतलब प्रेजेंटेशन करेगा। डिलीवर कर वो क्या करेगा, डिलीवर करेगा, मतलब जो लेक्चर की प्रेजेंटेशन करेगा। उसके बाद नया ज्ञान जोड़ देगा, मतलब एसोसिएशन करेगा। एसोसिएट करने के बाद वो उस सारे का क्या करेगा, जर्नलाइजेशन करेगा। ये प्लीज जर्नलाइजेशन नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज ये स्पेलिंग मिस्टेक का केस है, जनरलाइजेशन होता है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। अब वो इस सारे के सारे को क्या करेगा, देखो सबसे पहले उसने लेक्चर प्रिपेयर किया था, सबसे पहला काम लेक्चर प्रिपेयर किया। लेक्चर प्रिपेयर करके बच्चों के सामने लेक्चर डिलीवर कर दिया, मतलब प्रेजेंटेशन कर दी। प्रेजेंटेशन की तो बच्चों को कुछ नया ज्ञान, कुछ ज्ञान हुआ। अब वो टीचर क्या करेगा, उस ज्ञान में कुछ नई चीज बताएगा, नई चीज जोड़ के बताएगा, मीन्स उसने एसोसिएशन किया। अब वो क्या करेगा, इस सारी चीज को कॉमन बना देगा, सामान्यीकरण कर देगा, इसको आपस में जोड़ के तालमेल बना के बता देगा, वो हो गया सामान्यीकरण, स्वाभाविक रूप से बना देगा। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन, मतलब उसका उपयोग भी बताएगा। नेक्स्ट क्या है कि एप्लीकेशन उसको अप्लाई करेगा, उसका उपयोग बताएगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में इसका यूज कैसे करना है, प्रैक्टिकल लाइफ में या फिर डेली लाइफ में इसका यूज कैसे करना है, इस टाइप से इस चीज को बताएगा। तो ये आपके पास अपरसेप्शन थ्योरी है। स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बनता है, अपरसेप्शन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था, या अपरसेप्शन थ्योरी के ऊपर बल किसने दिया था, जॉन लॉक और जॉन हर्बर्ट ने इस पर बल दिया है। जॉन हर्बर्ट ने अपरसेप्शन थ्योरी में लेक्चर डिलीवरी या एक प्रेजेंटेशन, लेक्चर डिलीवरी के सीक्वेंस क्या क्या बताई है। सीक्वेंस क्या है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन और एप्लीकेशन। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जर्नलाइजेशन और एप्लीकेशन, ये 5 चीजें ध्यान रखना। प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन मतलब जोड़ना, उसके बाद जर्नलाइजेशन और उसके बाद एप्लीकेशन, ये 5 चीजें प्लीज ध्यान देना। ये 5 ये जो है सीक्वेंस इन्होंने बताई जॉन हर्बर्ट ने। कौन सी थ्योरी, अपरसेप्शन थ्योरी। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट थ्योरी आपके पास है कंडीशनिंग थ्योरीज। ये स्टूडेंट्स टीचिंग थ्योरी है, ध्यान रखें, ये टीचिंग थ्योरी है, ये लर्निंग थ्योरी नहीं है, ये आपके पास टीचिंग थ्योरी है। हम पेडागोजी पढ़ रहे हैं, हम लर्निंग नहीं पढ़ रहे हैं, पेडागोजी पढ़ रहे हैं, ये आपके पास टीचिंग थ्योरी है, ठीक है। कंडीशनिंग थ्योरीज, कंडीशनिंग थ्योरीज में आपने 2 नाम बड़े आराम से सुने हुए हैं, एक पेवलोव और एक स्किनर। स्किनर ने जो थ्योरी दी थी उसका नाम आपको मालूम है शायद, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी को एक नाम दिया गया स्टूडेंट्स, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। इसको इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोला जाता है, ध्यान रखें, ये इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी है। इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी का मतलब क्या है कि बच्चे को सीखने के लिए एक यंत्र दे दिया जाता है, बच्चे को सीखने के लिए एक यंत्र दे दिया जाता है, उस यंत्र की सहायता से वो बच्चा क्या काम करता है, इंटरेस्ट बनाता है, उस यंत्र की सहायता से वो बच्चा क्या काम करता है, इंटरेस्ट बनाता है, और उसके बाद वो बच्चा सीखता है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में कुछ इस प्रकार का केस भी है स्टूडेंट्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, पेवलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। आपको ध्यान होगा पेवलोव ने जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उस शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत में इन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया था। और ये थ्योरीज, दोनों थ्योरी आपको डिटेल में मिल जाएंगी जो आपकी मैराथन क्लासेज हैं, आप उन मैराथन क्लासेज को देख लेना प्लीज। लर्निंग वाले टॉपिक में इन दोनों थ्योरीज को हमने डिटेल में किया हुआ है। ये आपके पास लर्निंग थ्योरीज भी हैं, ये आपके पास टीचिंग थ्योरीज भी हैं। ये लर्निंग थ्योरीज भी हैं, ये आपके पास टीचिंग थ्योरीज भी हैं। कि जी क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या है कि टीचर कैसे सिखाएगा, क्लासिकल कंडीशनिंग में टीचर कैसे सिखाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग ये कहती है कि पहले तो बच्चे को स्टिमुलस दीजिए, उसके बाद बच्चा आपको रिस्पॉन्स देगा।
टीचर बच्चे को क्या करे, स्टिमुलस दे, उसके बाद बच्चा क्या करेगा, रिस्पॉन्स देगा। मतलब क्या, आप एक टीचर हैं, क्लास में आपके पास 40 स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपने आज बच्चों का क्या करना, एग्जामिनेशन करना है, मतलब बच्चों का क्या करना, परीक्षण करना है। आपने बच्चों से प्रश्न पूछना है, मान लीजिए, और मैंने किसी बच्चे को उठा दिया, जी बेटा खड़े हो जाओ, प्रश्न बताओ। अब वो बच्चा नहीं बता पा रहा है, नहीं बता पा रहा है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं उसको शाबाश बेटा, सही बता रहे हो, कोशिश करो, आप बता सकते हो, मुझे आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, आप बता पाओगे, कोशिश कर, कोई बात नहीं, घबरा मत, टेंशन ना ले, मैं खड़ा हूं, गलती करेगा मैं बताऊंगा। मतलब टीचर क्या करे, उस बच्चे को मोटिवेट करे। तो पहले स्टिमुलस होगा, उसके बाद बच्चे का क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। सेकेंड केस क्या है, कुछ इस प्रकार का भी है कि एक बच्चे ने क्या किया, एक पेरेंट्स ने, प्लीज, माता पिता ने अपने बेटे को बाइक दिला दी और ये कहा कि बेटा बाइक दिला दी गई है, अब तो आप कॉलेज चले जाइए, बाइक दिला दी गई है, अब तो आप कॉलेज चले जाइए। ठीक है, बाइक दिला दी, कॉलेज जाओ। तो मतलब पहले स्टिमुलस, उसके बाद रिस्पॉन्स। कौन सी थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या कहती है, पहले रिस्पॉन्स, उसके बाद स्टिमुलस, पहले रिस्पॉन्स फिर स्टिमुलस। एक पिता कहता है कि अगर +2 में अच्छे अंक आए तो आपको बाइक दिला दी जाएगी, +2 में अच्छे अंक आए तो आपको बाइक दिला दी जाएगी। ठीक है, +2 में अच्छे अंक आए तो आपको बाइक दिला दी जाएगी। ये आपके पास क्या है, पहले क्या है, रिस्पॉन्स, पहले अंक लाओ फिर बाइक दिलाएंगे, मतलब बाद में आपको स्टिमुलस मिलेगा। इन थ्योरीज को आप डिटेल में पढ़ सकते हो, लर्निंग वाले टॉपिक में मैंने आपको ये थ्योरी करवा रखी है। तो ये आपके पास किस टाइप की थ्योरी होती है, ये आपके पास कंडीशनिंग थ्योरी होती है। नेक्स्ट प्लीज, थ्योरीज का नेक्स्ट टाइप आपके पास है जी कॉग्निटिव थ्योरी। फिफ्थ टाइप क्या है, कॉग्निटिव थ्योरीज। कॉग्निटिव थ्योरीज में फोकस किन्होंने किया, जीन पियाजे ने फोकस किया था, संज्ञानात्मक विकास, जीन पियाजे ने फोकस किया है। जनरलाइजेशन, प्लीज बताऊंगा डियर। कॉग्निटिव थ्योरी में क्या किया, जीन पियाजे ने फोकस किया है। तो जीन पियाजे ने क्या चीज बताई यहाँ पे जीन पियाजे ने बताया कि बच्चा संज्ञानात्मक विकास बच्चे का कैसे होता है। बच्चा सबसे पहले अपनी सेंसरी मोटर स्टेज से सीखना शुरू करता है। डियर मैंने आपको ये बता रखा है, 4 स्टेज संज्ञानात्मक विकास की, सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गत्यात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था 0 से 2 साल का टाइम है। उसके बाद ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद ऑपरेशनल, या ये कह लीजिए कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज आप उसको बोल सकते हो। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको बता रखा है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 स्टेज बताई थी। पहली स्टेज का टाइम पीरियड क्या है, 0 से 2 साल, दूसरी का टाइम पीरियड क्या है, 2 से 7 साल, तीसरी मूर्त का टाइम पीरियड क्या है, 7 से 11 साल, और फॉर्मल का टाइम पीरियड कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, 11 से 15 साल का टाइम पीरियड होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी भी हमने अपने जो लेक्चर्स हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि आपकी जो मैराथन क्लासेज लगी हुई है, उन मैराथन क्लासेज में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हमने किया हुआ है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप वहां से देख लें, अच्छे से पढ़ लें। यहां मैं आपको ये चीज बता रहा हूं कि कॉग्निटिव थ्योरी का टीचर यूज कैसे करेगा बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए। ये तो बच्चा सीखता है, इस माध्यम से तो बच्चा सीखता है, इन स्टेप में बच्चा सीखता है। लेकिन अब बात ये आ रही है कि टीचर कॉग्निटिव का यूज कैसे करेगा सिखाने के लिए। तो ध्यान दें, बच्चे की श्रवण शक्ति, सुनने की क्षमता का विकास टीचर कर सकता है। सुनने की क्षमता का विकास टीचर कर सकता है। कैसे कर सकता है, महत्वपूर्ण बात को एक बार बताइए, महत्वपूर्ण बात को एक बार बताइए, तो वो सभी बच्चे ध्यान एकाग्रता से सुनेंगे, और अगर एकाग्रता से सुनेंगे तो सीधी सी बात है, अब वो उनकी आदत ऐसी बन जाएगी हर चीज को ध्यान से सुनना। आज उनकी आदत कैसी थी, इग्नोर करने की आदत थी, आगे वो क्या करेंगे, हर चीज को ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। उन बच्चों को लेक्चर डिलीवर करने से पहले उस लेक्चर की डेली लाइफ इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में बता दीजिए,
डेली लाइफ इंपॉर्टेंस ये है, ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ना है, ये टॉपिक हमने इसलिए पढ़ना है, ये टॉपिक लाइफ में ऐसे काम आएगा, ये टॉपिक लाइफ में ऐसे काम आएगा। मतलब बच्चा उन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का की स्टोरेज अपने ब्रेन में बना लेगा। बच्चा क्या कर लेगा, बच्चा स्कीमा कर लेगा, इंफॉर्मेशंस को गैदर कर लेगा, उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। जब आप डेली इंपॉर्टेंस बताते हो, इंटरेस्टिंग करके आप टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करते हो, तो बच्चा क्या कर लेता है, उस ज्ञान का संग्रह कर लेता है। उसको क्या बोल दिया जाता है, उसको स्कीमा बोल दिया जाता है। तो मीन्स कॉग्निटिव थ्योरी के माध्यम से टीचर टीचिंग करे, मतलब ये मान के चले कि बच्चे में ज्ञान का भंडारण कैसे होता है, बच्चे में ज्ञान का संचरण कैसे होता है, नॉलेज बच्चा गेन कैसे करेगा, उस स्टेप अप सिस्टम से उसको पढ़ाया जाए। जैसे जीन पियाजे ने यहाँ पे बताया कि 7 साल से कम आयु के बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं सिखानी चाहिए, 7 साल से कम आयु के बच्चे को मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं सिखानी चाहिए। तो मीन्स आप ना सिखाएं, या टीचर को ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं सिखानी चाहिए क्लास में। सेम केस जीन पियाजे ने यहाँ पे बताया कि 12 से 13 साल की एज का जो टाइम पीरियड होता है उसको प्यूबरिटी स्टेज बोला जाता है। 12 से 13 साल का टाइम पीरियड होता है उसको प्यूबरिटी स्टेज बोला जाता है, उसको वय संधि काल बोला जाता है, वय संधि काल, वय संधि काल उसको बोला जाता है, प्यूबरिटी स्टेज उसको बोला जाता है। तो प्यूबरिटी स्टेज का मतलब आपके पास क्या होता है कि उसमें मतलब सेकेंडरी जेंडर्स, सेकेंडरी ऑर्गन्स उसमें डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। गर्ल और बॉय के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उनके अंदर एक शारीरिक संरचना, अलग अलग शारीरिक संरचना का कंसेप्ट आ जाता है। तो ये चीज़ प्लीज आप जो ये हमने लेक्चर लिए हुए, मैराथन क्लासेज ली हुई हैं, उन मैराथन क्लासेज में प्लीज कोशिश करें वहां से इस टॉपिक को पढ़ लेना। ये थ्योरी वहां पे डिटेल में हमने की हुई है, मैं दोबारा कराऊंगा उसका बेनिफिट नहीं आएगा। मैराथन क्लासेज का रखी है उसमें प्लीज आप इसको दोबारा से देख लेना। मतलब एग्जाम अप यूट्यूब चैनल पर ही है, एग्जाम अप यूट्यूब चैनल पर ये लेक्चर हमने प्रॉपर वे से किया हुआ है, उसमें आप इसको चेकआउट कर लेना। मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसके बाद नेक्स्ट टाइप थ्योरीज क्या है। अच्छा, एक कमेंट आया हुआ है कि जर्नलाइजेशन का मीनिंग प्लीज क्या होता है। जर्नलाइजेशन, जर्नलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो भी ज्ञान बच्चे को दिया गया है, जो भी ज्ञान बच्चे को दिया गया उस ज्ञान का सामान्यीकरण कर दीजिए। मतलब कुछ उदाहरण ऐसे बता दीजिए जो उस ज्ञान से संबंधित होते हैं। बच्चे को डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए जिनमें उस ज्ञान का वो यूज कर सकता है, उस नॉलेज का वो यूज कर सकता है, डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज करेगा। कुछ इस प्रकार की चीजें बता दीजिए ताकि वो उस ज्ञान को भूल ही ना पाए। क्यों ना भूल पाया, क्योंकि आपने डेली लाइफ में उसको जोड़ के बता दिया है। तो वो चीज होती है सामान्यीकरण। एसोसिएशन का मतलब होता है पुराने ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ना, पुराने ज्ञान के साथ नए विचार जोड़ना, वो आपके पास क्या होता है, एसोसिएशन होता है। जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि एसोसिएशन होने के बाद, पुराना और नया जोड़ देने के बाद उस सारे का प्रैक्टिकल यूज बता दो, डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकता है, मतलब बच्चा उसको कैसे याद रख सकता है, इस टाइप की चीजें बता दो। तो ये आपके पास जनरलाइजेशन कहलाता है। और जब वो प्रैक्टिकल यूज करना शुरू कर दे, जब प्रैक्टिकल यूज करना शुरू कर दे तो उसको एप्लीकेशन बोला जाता है। तो ये जो जॉन हर्बर्ट ने ये आपके पास सीक्वेंस बता रखी थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप थ्योरीज क्या है, प्लीज ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आपके पास है मैच्योरेशन एंड रेडीनेस थ्योरीज। मैच्योरेशन एंड रेडीनेस, मैच्योरेशन एंड रेडीनेस। तो मॉन्टेसरी एक बात मानते हैं, मतलब मारिया मॉन्टेसरी जो थी, जिन्होंने मॉन्टेसरी मेथड दिया था जिसमें मैथ और मैथ से रिलेटेड नॉलेज ली जाती है। आपने पढ़ा होगा, खेल पद्धतियाँ आपने पढ़ी होंगी, प्ले वे मेथड्स ऑफ लर्निंग आपने पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप मेरी मैराथन क्लासेस देख लेना। मैं बार बार ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, जो चीज़ें वहाँ पे आ चुकी हैं, लर्निंग में हमने पढ़ी हुई हैं, वो ये सारे लर्निंग वाला टॉपिक में पढ़े हुए हैं, तो आप इनको वहाँ से आसानी से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, दोबारा से सुन सकते हो अगर ध्यान नहीं है। मॉन्टेसरी मेथड में मैंने आपको बताया था, मारिया मॉन्टेसरी ने इसका प्रतिपादन किया था। और मारिया मॉन्टेसरी ने, मतलब इस मॉन्टेसरी मेथड में हम मैथ सीखते हैं और अंक और रेखाओं का ज्ञान इसमें लिया जाता है।
अंक और रेखाओं का ज्ञान इसमें दिया जाता है। ये बात आपको मैंने ऑलरेडी बता रखी है, अगर ध्यान नहीं है तो लर्निंग वाला टॉपिक आप प्लीज दोबारा से अच्छे से सुन लीजिए, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे मॉन्टेसरी इस थ्योरी में क्या कहती है, मॉन्टेसरी कहती है कि बच्चा जो है, जो ये चाइल्ड है, ये मैच्योर कब होगा, परिपक्व कब होगा, सीखने के लिए तत्पर कब होगा। मैच्योरेशन का मतलब है परिपक्व और रेडीनेस का मतलब है तत्पर। ये सीखने के लिए रेडी कब होगा, तत्पर कब होगा, तत्परता कब आएगी, इसमें परिपक्वता कब आएगी। तो मॉन्टेसरी कहती है कि आप कैसे सीखा, आप किस चीज का ध्यान दें, आप बच्चे की एज का ध्यान दें, आप बच्चे की एज का ध्यान दें, आप बच्चे की कैपेबिलिटीज का ध्यान दें, क्षमता, योग्यता, एबिलिटीज का ध्यान दें, जो सिचुएशन है उस सिचुएशन का ध्यान दें, जो टाइम है उस टाइम का ध्यान दें, आप इन चीजों का ध्यान दें। बाकी कुछ फोकस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मॉन्टेसरी इस चीज को कहती है कि बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है, बच्चा मैच्योर होता है, बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है, बच्चा मैच्योर होता है, बच्चा सीखने के लिए तत्पर होता है, किस किस के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग, अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, योग्यता के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग और टाइम के अकॉर्डिंग। बस इन चीजों का ध्यान दें। टीचर जब कुछ भी चीज पढ़ाए, टीचर जब टीचिंग करे, तो टीचिंग करते टाइम वो ये बात ध्यान दे कि मेरे सामने जो बच्चा बैठा है वो सीखने के लिए तत्पर कब होगा, वो सीखने के लिए मैच्योर कब होगा। तो मैच्योरेशन एंड रेडीनेस थ्योरी ये कहती है, या मॉन्टेसरी इस थ्योरी में ये कहती है कि बच्चा एज के अकॉर्डिंग मैच्योर होता है, एज के अकॉर्डिंग सीखने के लिए रेडी होता है, कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज के अकॉर्डिंग रेडी होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच्योर एंड रेडी होता है, टाइम के अकॉर्डिंग मैच्योर एंड रेडी होता है। तो टीचर जब क्लास टीचिंग करे तो इन सभी बातों का ध्यान दे। टीचर जब क्लास टीचिंग करे तो इन सभी बातों का ध्यान दे, एज, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, सिचुएशन एंड टाइम। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग करे। नेक्स्ट केस प्लीज, नेक्स्ट थ्योरीज क्या है, नेक्स्ट थ्योरीज आपके पास है, ठीक है, स्ट्रक्चरल थ्योरी। स्ट्रक्चरल थ्योरी संरचनात्मक सिद्धांत। अब जीन पियाजे ने क्या किया, जीन पियाजे ने 3 साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बताई। जीन पियाजे ने 3 साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बताई, ध्यान दीजिए, ठीक है, 3 साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, 3 साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज इन स्ट्रक्चरल थ्योरी कौन कौन सी, एक बताई होलनेस मतलब संपूर्णता, सेकंड बताए रिलेशन बिटवीन पार्ट्स, रिलेशन बिटवीन पार्ट्स, एक केस क्या बताया, होलनेस मतलब संपूर्णता, दूसरा बताया रिलेशन बिटवीन पार्ट्स, और तीसरा केस बताया जो होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस। तो ये कहता है कि स्ट्रक्चरल थ्योरी जो होती है, स्ट्रक्चरल थ्योरी मतलब टीचर कैसे यूज करेगा, तो टीचर यूज मतलब इन 3 टाइप से करेगा। पहला केस है संपूर्णता, जब किसी लेक्चर को डिलीवर किया जाए तो उसका संपूर्ण एस्पेक्ट, उसका होलनेस मतलब उसका कंप्लीट बेनिफिट, उसकी मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन किया जाए। एक टॉपिक को पूर्ण वे से पढ़ाया जाए, कंप्लीट वे से पढ़ाया जाए। और जब आप उस टॉपिक को पढ़ाते हो, जब आप उस टॉपिक को टुकड़ों में बांटते हो, तो उन टुकड़ों में आपस में संबंध क्या है, उस संबंध को बताया जाए, उस रिलेशन को बताया जाए। और तीसरा इन्होंने बताया कि ये भी बताया जाए कि बच्चा उस ज्ञान का वातावरण के अनुसार समावेशन कैसे कर सकता है, उस ज्ञान का वातावरण के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कैसे कर सकता है, उसको क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। बच्चे ने कोई भी चीज सीख ली, बच्चे ने लर्निंग कर ली, बच्चे ने लर्निंग कर ली है, अब बच्चा उस लर्निंग को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैसे एडजस्ट करे, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसका यूज कैसे करे, वातावरण के अनुसार उसका यूज कैसे करे, संतुलन कैसे बनाए, तो उसको क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस। स्ट्रक्चरल थ्योरी में जीन पियाजे के द्वारा 3 साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बताई गई हैं। 3 साइकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं,
होलनेस, रिलेशन बिटवीन पार्ट्स, और तीसरा क्या है, होम्योस्टेसिस। होलनेस, रिलेशन बिटवीन पार्ट्स और होम्योस्टेसिस। होलनेस का मतलब होता है संपूर्णता, संपूर्णता का मतलब क्या होता है, जब आप लेक्चर डिलीवर करते हो तो इस बात का ध्यान दें कि एक कंप्लीट निचोड़ लेक्चर का आपने बता देना है, संपूर्ण वे से उस टॉपिक को पढ़ा देना है, उसमें कोई चीज छोड़ के नहीं चलनी है, उसके मेरिट डिमेरिट, उसका कंटेंट जो दिया हुआ है वो सारा आपने एक्सप्लेन करते हुए बता देना है। होलनेस आपकी ये कहती है। रिलेशन बिटवीन पार्ट्स का मतलब क्या है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ाते हो, पढ़ाते टाइम जब आप उसको टुकड़ों में डिवाइड करते हो, उस टॉपिक को जब आप टुकड़ों में डिवाइड करते हो तो उन टुकड़ों में आपस में रिलेशन क्या है, आपस में उसमें उनमें संबंध बनाते हुए, मतलब चाहे आप दीपावली का प्रस्ताव पढ़ा रहे हो, चाहे आप होली का प्रस्ताव पढ़ा रहे हो, तो वहां पे आप भूमिका, प्रस्तावना, मतलब ये जो चीजें बता रहे हो, जो लाइन आप बता रहे हो, उन लाइंस में आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, आपस में संबंध होना चाहिए। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि आपने बच्चे को जो ज्ञान दिया है, बच्चा उस ज्ञान का वातावरण के अनुसार यूज कैसे कर सकता है। शाबाश स्टूडेंट्स, लेक्चर को शेयर करें, जल्दी जल्दी शेयर करें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपकी जो मैराथन क्लासेज है, उन मैराथन क्लासेज में ये टॉपिक नहीं करवा रखा है, मैराथन क्लासेज में ये टॉपिक नहीं करवा रखा, आप इसको अच्छे से करें। ये पेडागोजी का सेक्शन है आपका, इसको आप करें। और एक चीज और ध्यान दें, कल मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी जिसमें टॉपिक कराया जाएगा एजुकेशन। कल मॉर्निंग में क्लास रहेगी और उसमें टॉपिक करेंगे एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन क्या है, उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एजुकेशन क्या है, उसमें आवासीय विद्यालय क्या होता है, उसमें जो भी कंसेप्ट था आपका, औपचारिक अनौपचारिक समथिंग एल्स कुछ भी है, एजुकेशन का टॉपिक कल हम करेंगे। और आज का टॉपिक आपका पेडागोजिकल चला हुआ है। पेडागोजिकल में हम पढ़ रहे हैं टीचिंग थ्योरीज। टीचिंग थ्योरीज में हमने ये शायद 7 या 8 नंबर थ्योरी आपकी है जो जीन पियाजे ने ऐसा बताया है। उसके बाद स्ट्रक्चरल थ्योरी में एक दूसरा नाम आता है चॉम्स्की। चॉम्स्की, चॉम्स्की भी स्ट्रक्चरल थ्योरी पर बल देता है। चॉम्स्की बताता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। चॉम्स्की बताता है कि लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होती है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर। चॉम्स्की के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर होती है। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषा, भाषाई। और लिंग्विस्टिक में भी वो कौन सी लिंग्विस्टिक मानते हैं, वो इन्नेट लिंग्विस्टिक को मानते हैं, इन्नेट लिंग्विस्टिक। चॉम्स्की कहते हैं कि स्ट्रक्चरल थ्योरीज में प्लीज ध्यान दीजिए, चॉम्स्की ये बताते हैं कि बच्चे में इन्नेट लिंग्विस्टिक होती है, मतलब जन्मजात भाषाई कौशल होते हैं, बच्चे के अंदर जन्मजात भाषाई कौशल होते हैं। उन जन्मजात भाषाई कौशल को अध्यापक ने क्या करना है, बच्चे के अंदर जन्मजात भाषाई कौशल है, अध्यापक ने क्या करना है, उन कौशल को उभारना है, उन कौशल को विकसित करना है ताकि बच्चा डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका यूज कर सके। मतलब आप ये कह सकते हो कि बच्चे की ही भाषा में आपने शिक्षण करना है, बच्चे की ही भाषा में आपने शिक्षण करना है। एक कमेंट आया हुआ है कि हरियाणा जीके कौन कराएगा। जो आप एचपीएससी स्टूडेंट है, प्लीज एचपीएससी पीजीटी के लिए जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, मैं तो यही कहूंगा कि आप सबसे ज्यादा फोकस अपने पार्टिकुलर सब्जेक्ट पेपर के ऊपर करें। उसके बाद आप जो है सीडीपी सेक्शन पे फोकस करें। हरियाणा जीके में ये मत का ये सीन ही नहीं है कि शायद 4 या 5 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि 25 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे। और 4 या 5 हरियाणा जीके में कई बार क्रैमिंग मतलब मुद्दा ऐसा उठा देता है, रटाफिकेशन का मुद्दा उठा देता है, पता नहीं कहां से पूछ लिया जाता है। एचपीएससी पीजीटी का बच्चा कम से कम ये करे कि अपने सब्जेक्ट को इतना अच्छा बना ले कि शायद उसको बाकी चीजों की नीड ना पड़े। सीडीपी सेक्शन आपका मैक्सिमम काम आना है, पेडागोजिकल सेक्शन आपका मैक्सिमम काम आना है। हरियाणा जी के 4 to 5 क्वेश्चन आपके पास बनने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी जो भी टीचर कराएंगे आपके एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। स्टूडेंट्स, आप इस चीज को लेकर हेजिटेट ना हो, आपके एग्जाम से पहले आपका एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग का जितना भी सिलेबस है वो सारा टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। टेंशन फ्री रहो, आप सिर्फ सीखने की कोशिश करो, कोई डाउट है तो पूछने की कोशिश करो। चॉम्स्की कहता है कि बच्चे के अंदर इन्नेट लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज होती हैं, भाषाई कौशल होता है, और अध्यापक जब टीचिंग करे तो बच्चे की ही भाषा में समझाने की कोशिश करे, मतलब मातृभाषा में समझाने की कोशिश करे। इसलिए त्रिभाषी शिक्षण का कंसेप्ट आया था, मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश, त्रिभाषी का कंसेप्ट आया था,
मातृभाषा हिंदी और इंग्लिश, तो जी मातृभाषा के ऊपर फोकस किया जाए, इनेट लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर उसमें होती हैं। जबकि जीन पियाजे क्या कहते हैं, जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा थॉट स्ट्रक्चर के बेस पे काम करता है। बच्चा थॉट स्ट्रक्चर का मतलब सोचना विचारना। जीन पियाजे कहते हैं स्ट्रक्चरल थ्योरी में जीन पियाजे कहते हैं कि थॉट स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, और चॉम्स्की कहता है लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर पे फोकस होता है। संरचनात्मक सिद्धांत के द्वारा बच्चे में भाषा कौशल होता है, भाषा कौशल का विकास होता है, भाषा कौशल को वो बढ़ावा देता है। और पियाजे कहते हैं कि थॉट, सोच विचार, सोचने समझने की क्षमता, केवल थॉट नहीं, सोचने समझने की क्षमता, तो इन्होंने सोचने समझने की क्षमता को उठाया है, तो ये प्लीज ध्यान देना। जीन पियाजे का कंसेप्ट किस पे है, थॉट स्ट्रक्चर पे है। चॉम्स्की का कंसेप्ट किस पे है, इनेट लिंग्विस्टिक पे है, इनेट लिंग्विस्टिक। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी, ठीक है, सिस्टम थ्योरी, या ये कह लीजिए कि सोशल सिस्टम थ्योरी, सिस्टम थ्योरी या सोशल सिस्टम थ्योरी। सिस्टम थ्योरी या सोशल सिस्टम थ्योरी। सोशल सिस्टम थ्योरी, इस पर बल किसने दिया, इस पर बल किसने दिया, सोशल सिस्टम थ्योरी। ध्यान दीजिए, तीन नाम इसमें आएंगे, एक डार्विन, एक स्पेंसर और एक वाइगोत्स्की। ठीक है, सोशल सिस्टम थ्योरी में डार्विन, स्पेंसर और वाइगोत्स्की, ये तीन का यहाँ पे मेन कंसेप्ट रहा है। इन्होंने इस पर बल दिया सोशल सिस्टम थ्योरी पे, डार्विन, स्पेंसर और जो है वाइगोत्स्की। अब एक एक को लेके देखते हैं इन्होंने क्या क्या बताया है। डार्विन का केस क्या है, ये दो आपके पास मेन है, डार्विन और कौन सा, वाइगोत्स्की। डार्विन का कंसेप्ट क्या है, डार्विन का कंसेप्ट है इवोल्यूशन में, ठीक है, इवोल्यूशन। इसको इवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोल दिया जाता है, इनका रोल इवोल्यूशन में है, तो इसको इवोल्यूशनरी थ्योरी भी बोल दिया जाता है, इवोल्यूशनरी थ्योरी। ये बताते हैं कि समय के अनुसार, टाइम बीतने के साथ साथ, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, एक लंबे टाइम पीरियड के बाद जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, जीन के अंदर बदलाव आने के कारण, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण या डीएनए में बदलाव आने के कारण क्या होगा, बदलाव आने के कारण इवोल्यूशन होगा। मतलब इवोल्यूशन का मतलब, जैसे मैं एक सिंपल वे से बताऊं, आपने जैसे एक एनिमल देखा, हॉर्स, केवल इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करें। यहाँ पे इस चीज पे मत जाइए कि जानवरों में चले गए हम, ठीक है, हॉर्स में चले गए। मैं सिर्फ आपको एक जो एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हॉर्स के जो पंजे होते हैं, हॉर्स के जो टॉयज होते हैं, पहले के जमाने में, पहले बहुत टाइम पहले क्या था कि वो टॉयज की संख्या कितनी थी, वो 5 थी। वो टॉयज की संख्या कितनी थी, 5 थी। वो टाइम बीतने के साथ, एक लंबे टाइम पीरियड के साथ क्या हुआ, एक लंबे टाइम पीरियड के साथ वो संख्या कितनी रह गई, वो संख्या 2 रह गई। सेम केस अगर मैं मान लीजिए मनुष्य प्रजाति की बात करूं, तो मनुष्य प्रजाति में क्या हुआ, पहले क्या था, पहले बंदर प्रजाति थी। वानर से क्या आया, वानर से आदि मानव, आदि मानव से क्या आया, मानव, जो वन मानुष, वानर, वानर से आदि मानव, उससे वन मानुष से मानव। अब यही बात बोली गई कि भाई बंदर की पूंछ होती थी, तो पहले के जमाने में मनुष्य की भी पूंछ होती थी। मनुष्य की पूंछ थी, लेकिन मनुष्य ने उस पूंछ का यूज करना छोड़ दिया, उसका किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया, तो वो पूंछ उसकी खत्म हो गई। सेम वे, जैसे मान लीजिए मैं इस राइट हैंड से लिखने की प्रैक्टिस करता हूँ, इस राइट हैंड से ही लिखता हूँ। मैक्सिमम कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने राइट हैंड का ही यूज करते हैं। तो अगर उनको लेफ्ट हैंड से लिखना पड़ जाए तो शायद वो आदत नहीं है, वो नहीं लिख पाएंगे। ये कौन कहता है, ये आपका डार्विन कहता है। कौन सी थ्योरी में, इवोल्यूशन थ्योरी, सिस्टम थ्योरी या सोशल सिस्टम थ्योरी, ठीक है, किसके द्वारा, डार्विन के द्वारा। ठीक है, तो इन्होंने इस टाइप की चीजें बताई है कि टाइम बीतने के साथ साथ जो बदलाव बनते हैं, टाइम बीतने के साथ साथ जो बदलाव बनते हैं, उसके ऊपर फोकस किया है इन्होंने। समय के साथ साथ जो बदलाव, पहले का एक जमाना था, इंसानों की फिंगर्स लंबी लंबी होती थी, हाइट भी सामान्य की अपेक्षा ज्यादा होती थी, कान बड़े होते थे। आजकल का टाइम है, आजकल की जो जनरेशन आ रही है, कान भी छोटे, बच्चों के दांत भी छोटे, नेल का साइज भी छोटा। तो मतलब ये क्या है, ये जेनेटिक्स का केस है।
ये जो इवोल्यूशन का केस है, डेवलपमेंटल स्टेजेस का केस है, टाइम बीतने के साथ साथ उपयोगिता के अकॉर्डिंग ध्यान में चलते हुए ये सारे के सारे चेंजेस आते हैं, इवोल्यूशन होता है। इन चेंजेस को क्या बोला जाता है? इन चेंजेस को इवोल्यूशन बोला जाता है। किसने? डार्विन ने ऐसा बताया। वाइगोत्स्की ने क्या चीज बताई? वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा सिस्टेमेटिक वे, मतलब वे से सीखेगा, सिस्टेमेटिक वे से। सिस्टेमेटिक वे का मतलब उसका सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास। सिस्टेमेटिक वे का मतलब वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है? सिस्टेमेटिक, वाइगोत्स्की का यहाँ पे सिस्टेमेटिक से क्या कंसेप्ट है? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट मैंने आपको समझा रखा है, जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट आपको मैंने समझा रखा है सोशल डेवलपमेंट थ्योरी में, सोशल कल्चरल थ्योरी, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है, लैंग्वेज थ्योरी, मतलब संस्कृति, भाषा और समाज। संस्कृति, भाषा और समाज से संबंधित जितना भी विकास था सारा किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा समझाया गया था। और ये सोशल डेवलपमेंट थ्योरी मैराथन क्लासेज में मैंने आपको करवा रखी है। डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे हार्दिक रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उन मैराथन क्लासेज को प्लीज देख लीजिए। आपके बड़े काम की क्लासेज हैं। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैराथन क्लासेज में मैंने साइकोलॉजिकल पोर्शन सारा करवा रखा है, लर्निंग थ्योरीज मैंने सारी करवा रखी है, पर्सनैलिटी टेस्ट करवा रखे हैं, उसमें हमने इंटेलिजेंस के टेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप प्लीज उन लेक्चर्स को देख लीजिए। और आज का लेक्चर जो मैं ये जो करवाने लग रहा हूँ, ये लेक्चर पेडागोजिकल से रिलेटेड है। कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम एजुकेशन पढ़ेंगे, एजुकेशन। तो ये चीजें आप प्लीज कंटिन्यू बने रहें मेरे साथ। एचपीएससी पीजीटी के लिए मैं मतलब यकीन दिलाता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। एक भी बात क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं केवल और केवल कंसेप्ट पे काम कर रहा हूं। कंसेप्ट बिल्ड कीजिए, आप अपनी थॉट बिल्ड कीजिए, रट्टाफिकेशन पे फोकस मत करो। रट्टाफिकेशन तो एक दिन का काम है, सारी चीजें याद करने, रट लेंगे उनको तो, नाम ही तो याद करने हैं, किसने क्या सिद्धांत दिया करवा देंगे, टेंशन ना लो, अपनी थॉट डेवलप कीजिए प्लीज। तो वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आप चलें। समाज, संस्कृति और भाषा, ये तीन विकास बच्चे में कैसे होते हैं? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पॉसिबल डेवलपमेंट या जोन ऑफ प्रोक्सिडिस्टल डेवलपमेंट, ये तीन के तीन मैंने सामाजिक विकास सिद्धांत में बता रखे हैं। प्लीज आप उन मैराथन क्लासेज को देख लीजिए। इसके बाद सिस्टम थ्योरी के बाद नेक्स्ट थ्योरी कौन सी है? नेक्स्ट है आपकी साइंटिफिक हाइपोथेसिस। टीचिंग थ्योरीज हम कर रहे थे, तो टीचिंग थ्योरीज में नेक्स्ट है साइंटिफिक हाइपोथेसिस। साइंटिफिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या है बच्चे? यहां पे ठीक है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस। तो यहां ध्यान दीजिए प्लीज। टीचर बच्चे को टीच करेगा, टीचर स्टूडेंट्स को जब टीच करेगा, ये आपके पास टीचिंग थ्योरी है, प्लीज ये भी आप ध्यान रखें। मैं आपको टीचिंग थ्योरी करा रहा हूं, लर्निंग नहीं करा रहा हूं अभी, केवल टीचिंग थ्योरीज की बात है। तो ये टीचर कैसे पढ़ाएगा, सिर्फ इस चीज की बात है। तो टीचर साइंटिफिक हाइपोथेसिस बनाएगा। साइंटिफिक हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि कोई भी चीज पढ़ाने से पहले, कोई भी लेक्चर डिलीवर करने से पहले उसका वास्तविक रूप से बच्चे की लाइफ में यूज क्या है, उसका वैज्ञानिक रूप से बच्चे की लाइफ में यूज क्या है, इस चीज को बताएगा। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस बनानी है, परिकल्पनाएं बनानी है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये परिकल्पनाएं बनानी है। मान लीजिए मैंने 3, 4, 5 परिकल्पनाएं बना ली हैं। 3, 4, 5 परिकल्पनाएं बनाने के बाद इनके ऊपर अब क्वेश्चन उठाना है। सबसे पहले क्या करना है? हाइपोथेसिस बनानी है। मान लीजिए 2-3 हाइपोथेसिस बना ली कि ये भी हो सकता है, ऐसा करेंगे तो ये हो सकता है, ये सीखेंगे तो ये हो सकता है, इस काम करने से ये बेनिफिट हो सकता है। मान लीजिए कोई भी आपने 2-3 हाइपोथेसिस ऐसे बना ली। उसके बाद आप क्या करेंगे? उस हाइपोथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन अराइज करेंगे। क्वेश्चन अराइज करने का मतलब क्या है कि इसका लॉस क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका लॉस कितना होगा, इसका बेनिफिट कितना होगा, इन चीजों को आप देखिए। उसके बाद आप क्या करेंगे? उनमें एनालिसिस कीजिए कि इस चीज, इस हाइपोथेसिस को छोड़ दिया जाए, इसको अपना लिया जाए, इस हाइपोथेसिस को छोड़ दो, इस हाइपोथेसिस को अपना लो, इस टाइप का कारनामा किया जाए। उसके बाद क्या करें? उसका एक्सपेरिमेंटल व्यू दिया जाए। एक्सपेरिमेंटल व्यू का मतलब उस काम को खुद करने की कोशिश की जाए। मतलब आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो, वो टॉपिक डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, उसका कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया जाए।
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल उसका कोई ना कोई बताया जाए कि बेटा ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऐसा ऐसा है, ताकि बच्चा उससे मोटिवेट हो सके और उसके बाद बच्चों को वो काम करने के लिए ओपन छोड़ दिया जाए। मीन्स क्या है कि उस ज्ञान का आप अपनी डेली लाइफ में यूज करें, मतलब इस टाइप से उसको सिखाया जाए। तो सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस। किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले मेन कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, साइंटिफिक हाइपोथेसिस बना ली जाए, तो इस थ्योरी के माध्यम से टीचिंग की जाए। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या था कि जी कुछ भी पढ़ा रहे हो उसका वास्तविक रूप से योगदान लाइफ में क्या है, वो चीज लाइफ में कहाँ काम आएगी, बच्चे को ये सारी बातें बताएं, उसकी मेरिट्स उसकी डिमेरिट्स बच्चे को ये सारी बातें बताएं। तो ये थी साइंटिफिक हाइपोथेसिस। नेक्स्ट थ्योरी प्लीज। नेक्स्ट थ्योरी है आपकी सोशियोमेट्रिक। सोशियोमेट्रिक में क्या क्या कंसेप्ट है, सोशलाइजेशन इन स्टूडेंट्स, cooperation with each other, control on emotions, team teaching, encourage, ठीक है, ग्रुप लर्निंग, ग्रुप लर्निंग। तो ये आपका किस में जाएगा, ये सारे का सारा आपका सोशियोमेट्रिक में जाएगा। सोशियोमेट्रिक मतलब समाजीकरण से लेके हम चलेंगे यहाँ पे। इसका मीनिंग क्या होता है, ध्यान दीजिए, एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। ये लर्निंग मेथड नहीं है। जब लर्निंग में पूछा जाए तो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है उस चीज को बताया जाता है कि बच्चे में सामाजिक विकास कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे टीचिंग की बात की जा रही है, पेडागोजी की। आप पेडागोजी पढ़ रहे हो, टीचिंग थ्योरी में आप पढ़ रहे हो सोशियोमेट्रिक थ्योरी। टीचिंग थ्योरी में सोशियोमेट्रिक थ्योरी हम पढ़ने लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, सोशियोमेट्रिक थ्योरी टीचिंग में कैसे रोल प्ले करेगी, तो सबसे पहले मैंने बताया सोशलाइजेशन इन स्टूडेंट्स। तो मीन्स क्या है कि टीचर को यह मालूम होना चाहिए कि बच्चों का सामाजिक विकास कैसे किया जा सकता है। टीचर को यह मालूम होना चाहिए कि बच्चों का सामाजिक विकास कैसे किया जा सकता है। ठीक है, सोशलाइजेशन इन स्टूडेंट्स, सामाजिक विकास बच्चों का कैसे किया जाए। तो यहाँ पे कैसे कर पाएंगे कि वो खुद सामाजिकरण का एक उदाहरण बनेंगे। सामाजिकरण का उदाहरण बनने का मतलब वो टीचर आपस में एक दूसरे टीचर को सपोर्ट करेंगे। एक सब्जेक्ट का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट के ज्ञान का प्रयोग दूसरे सब्जेक्ट में करेंगे। वो किसी टीचर की लेग पुलिंग नहीं करेंगे, वो किसी टीचर की बैक बाइटिंग मतलब उसकी बुराइयां उजागर नहीं करेंगे, वो किसी की डेली लाइफ का कंसेप्ट बच्चों के सामने यूज नहीं करेंगे। मतलब अपने साथी टीचर, आपका जो साथी टीचर है, उस साथी टीचर के अंदर कोई अगर गलत आदत है तो प्लीज बच्चों के आगे उस आदत का बखान ना करें। उस टीचर के साथ आपसी सामाजिकरण, मतलब आपके अंदर ये सामाजिकरण का भाव है, विद्यार्थियों को ये एहसास आपने कराना है। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई बार मतलब स्टाफ में ऐसा देखा जाता है, स्टाफ कहीं का भी स्टाफ हो, किसी भी डिपार्टमेंट का स्टाफ हो, स्टाफ में क्या होता है, गुटबाजी बन जाती है। जब स्टाफ में गुटबाजी बन जाती है, अगर मैं अब तो हम क्लास की बात कर रहे हैं, टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए स्कूल की मैं बात कर लूं तो स्कूल के स्टाफ के अंदर गुटबाजी बन गई, स्कूल स्टाफ के अंदर गुटबाजी बन गई। अब वो गुटबाजी इस प्रकार की बन जाती है कि वो गुटबाजी कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के सामने भी आ जाती है। कई बार एक आध टीचर ऐसा होता है जो टीचिंग करते टाइम उस गुटबाजी वाला जो कंसेप्ट था वो उस टीचर की जुबान पे आया, अरे यार वो तो टीचर है ही ऐसा। बस यहां से बच्चे के माइंड में एक बात क्लिक कर गई, इन दोनों टीचर्स की आपस में नहीं बनती है, जब इनकी नहीं बनती तो हमें क्या सिखाएंगे।
जब इनकी नहीं बनती तो हमें क्या सिखाएंगे? तो सोशलाइजेशन इन स्टूडेंट्स। तो बच्चों का सामाजिकरण कैसे होगा? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद भी एक सामाजिक प्राणी होने चाहिए, आप खुद भी एक सामाजिक प्राणी होने चाहिए, और सामाजिकता की भावना या सद्भावना का प्रयोग ही आप टीचिंग के दौरान करेंगे। सामाजिक सद्भावना का प्रयोग आप टीचिंग के दौरान करेंगे। टीचिंग के दौरान आप किसी प्रकार का जातिवाद, टीचिंग के दौरान आप किसी प्रकार की धार्मिकता, इन चीजों को लेके नहीं जाएंगे, मतलब एक भाईचारे की भावना का आप यहाँ पे प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से आप पढ़ाएंगे। सेकंड केस ये है, सेकंड केस सोशलाइजेशन इन स्टूडेंट का मतलब एक ये भी आता है कि आप उन बच्चों का एक ग्रुप बना दें, मतलब उनको ये नहीं करना है कि नामित करना है, चिन्हित नहीं करना है, चिन्हित नहीं करना है, नामित नहीं करना है, लेकिन आप अपने माइंड में ये चीज मतलब थोड़ी सी रखें कि ये बच्चे इंटेलिजेंट हैं, ये बच्चे थोड़े से वीक हैं। क्योंकि जब आप क्लास टीचिंग करोगे, जब एक टीचर क्लास टीचिंग करेगा, तो ऐसा कहा गया है कि कक्षा कक्ष के सबसे कमजोर बच्चे के जो अनुसार अध्यापन करना है। जब सबसे कमजोर के अनुसार अध्यापन करना है तो उस सबसे कमजोर की पहचान भी तो करनी पड़ेगी। सबसे कमजोर के अनुसार अध्यापन करना है तो सबसे कमजोर की पहचान भी करनी है। तो पहचान तो कर लीजिए, लेकिन उसका नामांकन नहीं करना है कि ये तो है ही वीक, ये तो इंटेलिजेंट है। मतलब मेरा कहने का ये है, जब आप कोई भी चीज पढ़ाते हो तो इंटेलिजेंट की तरफ देख के अगर आप बात बता रहे हो तो नीड ही नहीं है, इस्तेमाल ना किया जाए। उन बच्चों को उस टाइप से बोला ना जाए, तुम तो निठल्ले हो, ऐसा सीन नहीं होना चाहिए। हाँ, पहचान करके आप ऐसा कर सकते हो कि एक वीक बच्चा है, उस वीक बच्चे को इंटेलिजेंट जो बच्चों के आसपास, उनकी मंडली के आसपास बिठाने की कोशिश करें ताकि वो वहां से भी कुछ सीख सके। आप इतना तो कर सकते हो, एक बच्चे की अगर राइटिंग वीक है, उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वो गलत लिख पाता है, वो आप जो भी बता रहे हो उसको ढंग से सुन नहीं पा रहा है, तो शायद उसको ऐसी जगह पे बिठा लें जहां वो ध्यान से सुन पाए। क्योंकि मान लीजिए मैंने एक बच्चे को क्लास के गेट के पास बिठा रखा है, कक्षा कक्ष का जो गेट है, दरवाजा, उस दरवाजे के पास बिठा रखा है, तो शायद उस बच्चे का ध्यान बार बार क्लास से बाहर जाएगा। जब ध्यान बार बार क्लास से बाहर जाएगा तो वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा। जब हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा तो वो सीख भी नहीं पाएगा। तो जब सीधी सी बात, अब उस बच्चे को कहाँ बिठाना है, उस बच्चे को वहां से उठा के कहीं और बिठाना पड़ेगा। कहाँ बिठाएंगे, कैसे बिठाएंगे, ये सब सामाजिकरण के कंसेप्ट हैं, सोशलाइजेशन के कंसेप्ट हैं। सेकंड केस है कोऑपरेशन विद ईच अदर। तो जी टीचर आपस में, स्टाफ में एक दूसरे को कोऑपरेट करें। जब आप टीचिंग थ्योरी में इस चीज को पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि जो टीचर हैं वो टीचर स्टाफ में एक दूसरे को कोऑपरेट करें। पहले तो वो एक दूसरे को खुद कोऑपरेट करें, उसके बाद उस कोऑपरेशन की भावना, उनकी कोऑपरेशन की भावना को देखते हुए बच्चों में कोऑपरेशन की भावना आएगी। उन टीचर्स की कोऑपरेशन की भावना, आपसी भावना को देखते हुए बच्चों में कोऑपरेशन की भावना आएगी। क्योंकि बच्चों में आपसी सहयोग की भावना का विकास करने की जिम्मेवारी किसकी मानी जाती है? अध्यापक की मानी जाती है। तो बच्चों में कोऑपरेशन तो तब आएगा ना जब टीचर्स में होगा। स्टाफ में ही कोऑपरेशन नहीं है तो बच्चे कैसे सीखेंगे? तो स्टाफ में कोऑपरेशन होना जरूरी है। कंट्रोल ऑन इमोशन, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करें। ऐसा ना हो कि अग्रेसिव होकर किसी दूसरे टीचर की बुराई कर दो। ठीक है, अग्रेसिव होकर किसी दूसरे टीचर की बुराई नहीं करनी है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। या दूसरे टीचर ने कोई चीज कुछ बता दी है तो आप ऐसा ना करें कि उसने तो गलत बता दिया, उसको तो आता ही नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्कूल में एक ही सब्जेक्ट के 2 या 2 से ज्यादा टीचर भी हो सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा टीचर जब होते हैं तो कई बार वो चीजें आपस में, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों टीचर के द्वारा बताया गया तथ्य अलग अलग हो जाता है। अब वो एक टीचर दूसरे टीचर की बुराई करना शुरू, इसको नहीं आता, ये यार गलत ही बताता है, इसको कुछ नहीं पता, इस टाइप के कारनामे नहीं करने हैं। कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, आपसी सहयोग की भावना होनी चाहिए ताकि वो बच्चे भी सहयोग की भावना सीख सकें। कंट्रोल करना है अपने इमोशंस पे। टीम टीचिंग को बढ़ावा दें। टीम टीचिंग का मतलब ये होता है कि आप 50 से 150 बच्चे, 50 से 150 बच्चों को एक समूह में बिठा लिया जाता है। 2 या 2 से ज्यादा टीचर वहां पर हैं, 2 या 2 से ज्यादा टीचर, ध्यान देना मैंने जो बताया 50 से 150। टीम टीचिंग के अंदर विद्यार्थियों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए? 150। टीम टीचिंग के अंदर विद्यार्थियों की कम से कम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 150 संख्या होनी चाहिए। तो ये टीम टीचिंग का केस था कि उन बच्चों को बिठा लो एक साथ, और अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं और वो टीचर उन बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं कि बेटा आप पढ़ लीजिए, किसी का कोई डाउट आए तो हमसे पूछ लीजिए। आप उन बच्चों को ऑब्जर्व करो, वो बच्चे पढ़ेंगे, उनका कोई डाउट आएगा वो आपसे पूछेंगे। तो ये क्या है? ये टीम टीचिंग की भावना है। इससे उन विद्यार्थियों में
एक दूसरे का सहयोग का विकास होगा। अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट एक को नहीं आता, दूसरे को आता है, तो वो दूसरे से पूछ लेगा। इतनी तो फ्रीडम आपको वहां पे छोड़नी पड़ेगी कि अगर कोई डाउट है तो वो क्या करे, वो उस दूसरे से पूछ ले। सेकंड केस है एनकरेज ग्रुप लर्निंग। विद्यार्थियों को एनकरेज कीजिए, बढ़ावा दीजिए किस चीज का, ग्रुप लर्निंग का, कि बेटा समूह में बैठ के पढ़ा करो, एक दूसरे की हेल्प करते हुए पढ़ा करो, एक दूसरे को ना आए तो आपस में पूछ लिया करो, फिर भी ना आए तो टीचर से पूछ लिया करो। इस टाइप का कंसेप्ट इसमें आता है। और लास्ट है आपके पास, नेक्स्ट है प्लीज पेस्टोलॉजिनिज्म। पेस्टोलॉजिनिज्म थ्योरी, पेस्टोलॉजिनिज्म थ्योरी, पेस्टोलॉजिनिज्म थ्योरी जो है, इसमें हर्बर्ट मॉन्टेसरी और जॉन डेवी ने बल दिया। जॉन हर्बर्ट मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी और जॉन डेवी, ठीक है, इन्होंने इस पर बल दिया है। जॉन हर्बर्ट, मारिया मॉन्टेसरी और जॉन डेवी ने इस पर बल दिया है पेस्टोलॉजिनिज्म थ्योरी। ये आपके पास टीचिंग थ्योरी है, ये आपके पास लर्निंग थ्योरी नहीं है। ये क्या कहती है कि जब आप इंस्ट्रक्शन दो, ये थ्योरी टीचर्स के लिए क्या संदेश देती है, या टीचर ने जब इस थ्योरी के माध्यम से पढ़ाएगा तो कैसे पढ़ाएगा, कि जब आप बच्चों को टीच करते हो, जब एक टीचर स्टूडेंट्स को टीच करता है, तो मान लीजिए उन्होंने कोई भी बात बता दी है, टीचर ने बच्चों को कोई भी बात बताई है, ठीक है, उसके बाद जो न्यू बात बताई जाएगी, न्यू डाटा जो बताया जाएगा, न्यू कंसेप्ट जो बताया जाएगा, वो इस पुराने कंसेप्ट के अनुसार होना चाहिए, इसका फैमिलियर होना चाहिए, मतलब मिलता जुलता सा कंसेप्ट होना चाहिए, मेलजोल खाने वाली बात बतानी है। ऐसा नहीं है कि एक बात कुछ बता दी, दूसरी कुछ और बता दी, तीसरी उससे भी अलग बता दी, चौथी कुछ और बता दी, तो वो बच्चा आपस में उनमें एसोसिएशन नहीं बना पाएगा, वो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं, पेस्टोलॉजी कहते हैं कि एवरी न्यू नॉलेज शुड बी फैमिलियर टू ओल्ड वन, एवरी न्यू नॉलेज शुड बी फैमिलियर टू ओल्ड वन, प्रोसीडेड बाय टीचर। टीचर के द्वारा प्रदान किया गया हर नया ज्ञान, टीचर के द्वारा प्रदान किया गया हर नया ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ फैमिलियर होना चाहिए। टीचर के द्वारा प्रदान किया गया हर नया ज्ञान पुराने ज्ञान के साथ फैमिलियर होना चाहिए। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है टीचिंग थ्योरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया है कि इंस्ट्रक्शन के टाइप्स का क्या केस था और टीचिंग थ्योरीज का क्या केस था। ठीक है, तो इनको आप कर लेना। कल की जो क्लास ली जाएगी उस क्लास के अंदर हम एजुकेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे। कल की क्लास के लिए तैयार रहें और इंस्ट्रक्शन मीडिया जो है उनको कर लेना, टीचिंग थ्योरीज हैं उनको कर लेना। पेडागोजी सेक्शन थोड़ा नहीं है, पेडागोजी सेक्शन बहुत ज़्यादा है। टीचिंग एक्सपीरियंस को देखते हुए पेडागोजी सेक्शन आएगा आपको, रटाफिकेशन से पेडागोजी सेक्शन नहीं आएगा। स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगे तो शेयर करें और अपने साथी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।